सब्सक्राइब करें परिष्कार कॉलेज यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारे सभी वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग मित्रों, गुड मॉर्निंग मेरे साथियों। परिष्कार कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नीता शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। आपका भी स्वागत इस रूप में है क्योंकि अब आप स्कूल से कॉलेज में आ गए हैं। आपका कॉलेज में आना, क्योंकि आप लोगों को बहुत उत्साह होता है कि हम कॉलेज में आएंगे, पर अब तो कोरोना का कुछ इस तरह का वातावरण हो गया, इसलिए अभी कॉलेज में आप आकर पढ़ तो सकते नहीं हैं, पर अपनी स्टडी जारी रख सकते हैं परिष्कार ऑनलाइन के माध्यम से। आप तो हम लेकर आ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का एक ऐसा पेपर, ऐसा विचारक जिसे जानना आप लोगों को बहुत जरूरी है, क्योंकि वो युवाओं के चहेते थे। ये आपके पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर है, जिसमें हम पढ़ते हैं बेटा ये बीए पार्ट फर्स्ट का आप राजनीति विज्ञान, यदि पॉलिटिकल साइंस आप सब्जेक्ट है आपका, तो भारतीय राजनीतिक विचारक, रिप्रेजेंटेटिव इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स का पेपर है, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं जयप्रकाश नारायण। इन्हों की जो महत्वपूर्ण एक अवधारणा है संपूर्ण क्रांति। आज हम संपूर्ण क्रांति के बारे में बात करने जा रहे हैं और वो आपके लिए है, आप जैसे युवाओं के लिए है, इसलिए ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा हम इस पर दृष्टिपात कर लेते हैं कि आप लोगों का जब बीए में आप आ जाते हो तो एक सपना होता है, स्वप्न होता है आपका कि आप आईएएस बनना चाहते हैं, आरएस बनना चाहते हैं या अदर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देकर उसकी प्रिपरेशन करके वो बनना चाहते हैं। तो ये जो पेपर है आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर बच्चों, ये हर कंपटीशन एग्जाम में आता है। कोई भी ऐसा कंपटीशन नहीं है जो पॉलिटिकल साइंस के बिना पूरा हो जाए और थिंकर्स के बिना पूरा हो जाए, क्योंकि भारतीय विचारक हैं। जब भारतीय विचारक हैं तो हम तो भारत के हैं ना, तो अपने महापुरुषों को, अपने विचारकों का अध्ययन तो जरूरी है, इसलिए जीके में भी ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। अभी हम डाल लेते हैं ये जो आप जयप्रकाश नारायण का अध्ययन करने जा रहे हैं, जयप्रकाश नारायण को पढ़ने जा रहे हैं, जयप्रकाश नारायण को जानने जा रहे हैं, उस कौन कौन से हमारे कंपटीशन के एग्जाम्स हैं और कौन सी ऐसी चीज है जिसमें आता है। देखिए बीए पार्ट फर्स्ट में तो हमने आपको बताया है कि ये सेकंड पेपर है। अदर यूनिवर्सिटीज में भी आप यदि जोधपुर यूनिवर्सिटी को आप छोड़ दीजिए, बाकी सारी यूनिवर्सिटीज में ये पेपर आपके फर्स्ट ईयर में आप पढ़ते हैं और सेकंड पेपर के रूप में पढ़ते हैं। हम एमए में भी, जब आप एमए पॉलिटिकल साइंस करते हैं तो वहां भी आपके प्रीवियस में भी और फाइनल में भी, प्रीवियस में आपके कंपलसरी के रूप में होता है और फाइनल में यदि आप ऑप्शनल लेते हैं इंडियन थिंकर्स, तो वहां आप इस विचारक को पढ़ते हैं जयप्रकाश नारायण को। आईएएस में एथिक्स के रूप में आप इन विचारकों को पढ़ेंगे। यूजीसी नेट, यदि आप पॉलिटिकल साइंस से एमए करते हैं, नेट का एग्जाम देते हैं तो ये विचार आते हैं। कॉलेज लेक्चर का आप एग्जाम देते हैं पॉलिटिकल साइंस से, या टीचर ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का आप एग्जाम देते हैं। ये सारे वो एग्जाम्स हैं जिसमें आप इस पेपर के जो विचारकों का हम अध्ययन करेंगे वहां सारे जयप्रकाश नारायण की भी सब में आता है। जितने हम इसमें हमारे अभी सब्जेक्ट में हैं, हमें आगे हम बात करते हैं। अभी तक हम बात कर चुके कंपटीशन की दृष्टि से। चलिए अब हम बात करते हैं कि राजस्थान विश्वविद्यालय का जो पाठ्यक्रम है बीए फर्स्ट ईयर का, वो क्या है। ये राजस्थान विश्वविद्यालय नहीं हुई बेटा, राजस्थान स्टेट की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं हमारे यहाँ पर, जोधपुर यूनिवर्सिटी को छोड़ दीजिए, बाकी सब में फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर जो है वो भारतीय राजनीतिक विचारक ही चलता है और यही पाठ्यक्रम है उसका। देखिए पाठ्यक्रम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। खंड क में आपके मनु, कौटिल्य, शुक्र आते हैं। ये प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक हैं। प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों से इस चीज की शुरुआत होती है, जहां हम सबसे पहले मनु, कौटिल्य और शुक्र तीनों को जानेंगे। शुक्र, कौटिल्य, चाणक्य। चाणक्य नाटक आपने देखा ही है, तो चाणक्य ये वही कौटिल्य हैं। बी जो खंड ब ख है, जिसमें अपन बात करेंगे आधुनिक विचारकों की। यहां से जो शुरुआत होती है, पुणे जागरण के से शुरुआत इसकी होती है, जो राजा राम मोहन राय करते हैं। राजा राम मोहन राय के पुणे जागरण का शिशु माना जाता है। तो यहां से आधुनिक युग की शुरुआत होती है, जिसमें राजा राम मोहन राय,
स्वामी दयानंद सरस्वती, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, ये सारे के सारे जो विचारक हैं जिन्हें हम राष्ट्रीय आंदोलन में भी पढ़ते हैं। सी खंड में खंड ग में हम आते हैं, जहां से शुरुआत होती है मोहनदास करमचंद गांधी जी, यानी कि ये युग यहां से गांधी की शुरुआत होती है। तिलक की जब मृत्यु हो जाती है तो राष्ट्रीय आंदोलन में भी गांधी युग की शुरुआत होती है। तो यहां भी हम खंड आपके ग में बात करेंगे गांधी से। गांधी जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, MN रॉय, जयप्रकाश नारायण, दीनदयाल उपाध्याय। हम बात करने जा रहे हैं जयप्रकाश नारायण की। सी सेक्शन में आपके हैं जयप्रकाश नारायण, जिसमें हम बात करेंगे उनकी समग्र क्रांति की अवधारणा के बारे में। ये देखिए, ये जयप्रकाश नारायण, ये जो जयप्रकाश नारायण है, इन्हें समग्र क्रांति के पुरोधा कहा जाता है बच्चों। पुरोधा मतलब कि समग्र क्रांति की अवधारणा देने वाले जो विचारक थे वो जयप्रकाश नारायण थे। समग्र क्रांति अभी हम आगे जानेंगे। इन्हें लोकनायक भी कहा जाता है। इनको लोकनायक इसलिए कहा जाता है कि ये आप जैसे युवाओं के हीरो थे, आप जैसे युवाओं के नायक थे। यानी कि इन्होंने युवाओं को के लिए काम किया, युवाओं की समस्याओं पर काम किया, युवाओं को उठाने के लिए काम किया। अभी आगे हम इन सब चीजों की चर्चा करेंगे। इसलिए जनता ने ही इन्हें लोकनायक की उपाधि दी थी। इन्हें जो युवा है वो बहुत पसंद करता था और अपना आदर्श मानता था। इनका जो जन्म है 11 अक्टूबर 1902 को इनका जन्म होता है और 8 अक्टूबर 1979 में इनकी मृत्यु हो जाती है। विगत कुछ परीक्षाओं में जो प्रश्न आए हुए हैं, जिन पर भी हम एक बार दृष्टिपात कर लेते हैं कि जयप्रकाश नारायण से रिलेटेड कौन कौन से एग्जाम्स में किस किस तरह से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। ये आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट में 2016 में पूछा गया प्रश्न है। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, क्योंकि पहले एक बार अध्ययन कर लेंगे तो हमें आंसर आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट में 2016 में पूछा गया है, जो पीसीएस एग्जाम 2019 में हुआ था। इसी तरह से आरपीएससी ग्रेड 1 2019 में ही पूछा गया ये प्रश्न है। ऐसे तीन प्रश्न हैं जो मुख्य रूप से आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। और ये राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात है। देखिए, लघुत्तरात्मक प्रश्न आते हैं आपके। लघुत्तरात्मक का मतलब यह होता है कि आपको 20 से 25 शब्दों में आपको आंसर देना होता है। तो इसमें जयप्रकाश नारायण के समग्र क्रांति के 3 साधन क्या थे, ये इस तरह का प्रश्न आपको डिस्क्रिप्टिव आते हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं आते हैं बच्चों। अब जयप्रकाश नारायण की समग्र क्रांति के 7 आधार क्या है, ये प्रश्न आप इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते रहे हैं। और जयप्रकाश नारायण के द्वारा प्रतिपादित समग्र क्रांति को परिभाषित कीजिए, उसकी अवधारणा क्या है, इसे परिभाषित किए, इस तरह का प्रश्न पूछा जाता रहा है। निबंधात्मक प्रश्न जो कि हमें 600 शब्दों में इसका आंसर देना होता है, 20 नंबर का ये प्रश्न होता है। इसमें समग्र क्रांति की अवधारणा पर जयप्रकाश नारायण के विचारों का विवेचन कीजिए, क्योंकि जो प्रश्न पूछा जाता है बीए के स्तर पर वो समग्र क्रांति की अवधारणा पर ही पूछा जाता है। इसलिए मैं आपके लिए समग्र क्रांति की अवधारणा लेकर आई हूं। चलिए अब हम बात करते हैं ऐसे हीरो की, ऐसे नायक की, कि इन्होंने ऐसा क्या किया। बेटा, जब हम विचारकों को पढ़ते हैं तो विचारकों की जीवन यात्रा को हम समझते हैं। अभी तो हम छोटे से एक टॉपिक को आपके सामने लेकर आई हूं। जब हम पूरा अध्ययन करेंगे, जब हम सारे विषयों का अध्ययन करेंगे, तो इन सब विचारकों की इस जीवन यात्रा को जरूर समझेंगे कि ये विचारक बनते कैसे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। आज इतने सारे करोड़ों लोग पैदा होते हैं, मर जाते हैं, पर ये कुछ ही लोग क्यों हैं, यही लोग क्यों जाने गए, ऐसा इन्होंने क्या किया, ये हमारे जीवन को ऐसा क्या दिशा दे सकते हैं, हम इनसे ऐसा क्या सीख सकते हैं, इन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया। ये सब चीजों को हम इन विचारकों के विचारों को समझकर जानते हैं। तो यहां से चलिए हम शुरू करते हैं। ये हमने बात कर ली 11 अक्टूबर 1902 को बिहार में इनका जन्म हो रहा है और 8 अक्टूबर 1869 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये देखिए, मैंने आपसे कहा कि इन्हें लोक नायक कहा जाता है। बिहार में देखिए जो छात्र थे उन्होंने कैसे इनको कंधों पे उठा रखा है। जैसे कई बार कोई शिक्षक बहुत लोकप्रिय होता है तो स्टूडेंट बड़े उत्साह के साथ उसे ऐसे कंधों पे उठाकर और एक तरह से जुलूस जैसा निकालना होता है ना, वो निकालते हैं। उस तरह से देखिए अब ये जनता के नायक के जो जनता में भी मोस्टली जो युवा है इन्हें बहुत पसंद करते थे। सर्वोदय समाजवादी भी इन्हें कहा जाता है। सर्वोदय समाजवादी अवधारणा जो है, सर्वोदय की अवधारणा, ये हमें महात्मा गांधी ने दी थी।
महात्मा गांधी ने जो ये विचार लिया था, हम बात करेंगे अपने महात्मा गांधी जी को जब हम पढ़ेंगे। ये विचार उन्होंने अनटू द लास्ट जो रस्किन की पुस्तक थी उनसे ये विचार लिया था, और ये विचार आत्मसात करके उन्होंने इस अवधारणा को अपनाया। ये विनोबा भावे जी हैं, देखिए विनोबा भावे जी के साथ मिलकर इन्होंने इस पर काम किया, यानी कि प्रैक्टिकली जो सर्वोदय समाजवाद की स्थापना के लिए काम किया। गांधी के इस विचार को जो आगे बढ़ाया वो बढ़ाने वाले थे जयप्रकाश नारायण। किसके साथ मिलकर? विनोबा भावे के साथ मिलकर। इसलिए इन्हें सर्वोदय समाजवादी भी कहा जाता है। इनके जो प्रमुख विचार हैं इन्हें एक बार हम जान लेते हैं, क्योंकि किसी विचार को समझने के लिए, विचारक को समझने के लिए मुख्य रूप से थोड़ी और क्या विचार उन्होंने दिए, किस रूप में उन्हें जाना जाता है, ये जानना जरूरी होता है मेरे बच्चों। प्रमुख विचार है इनका, पहला विचार है लोकतंत्र। लोकतंत्र एक महत्वपूर्ण अवधारणा है और ये चाहते थे, ये देखिए, जनता का हाथ, जनता का अधिकार, केंद्र में कौन होनी चाहिए? जनता होनी चाहिए। आप और हम होने चाहिए केंद्र में। आज जिस तरह की राजनीति चल रही है राजस्थान में, या हम राजस्थान का ही अभी तो रिसेंटली चल रहा है, तो मैं एग्जांपल दूंगी कि हमने वोट दिया उस व्यक्ति को, पर अब हमारा क्या महत्व है? वो किस तरह से आपस में खरीद फरोख्त उनकी हो रही है, सत्ता को गिराने के लिए षड्यंत्र किया जा रहा है, क्या इसलिए हमने अपना वोट दिया था? पर हम सुप्त अवस्था में बैठे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है, हम अपना वोट देकर और हम भूल जाते हैं उस चीज को और अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। राजनीति जो कर रही है हम करने देते हैं। ये हमारी और आपकी ही सबसे बड़ी कमजोरी है। इसी चीज को लेकर जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि लोकतंत्र का मतलब होता क्या है? लोकतंत्र एक जीवन पद्धति है, और जीवन पद्धति किसमें है कि यदि हम कहें कि हमारी आपस की हमारी जो समस्या है उन समस्याओं का निपटारा जो हम मिल बांट कर लेते हैं, वही तो लोकतंत्र है, जिसमें सबकी सहभागिता होती है। यहाँ किसकी सहभागिता? क्या हमसे पूछा जा रहा है या हम उनसे प्रश्न कर रहे हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, हमने इसलिए आपको वोट दिया था क्या? ये सबसे बड़ी कमी है हमारी। और मैं इसको राजनीति को दोष नहीं दे रही, मैं आपको और अपने आप को दोष दे रही हूं इसके लिए कि हम दोषी हैं इस चीज के लिए। इसी को लेकर जयप्रकाश नारायण जी काम करते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही समाजवाद की। यहां वो ये कहते हैं कि हमें इस लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए पहले व्यक्ति को उठना पड़ेगा, व्यक्ति की चेतना का विकास करना पड़ेगा। जब व्यक्ति की चेतना में विकास हो जाएगा तो उसमें सामुदायिकता की भावना आएगी। जब सामुदायिकता की भावना आएगी तो उस देश में जो लोकतंत्र होगा वो सबको साथ में लेकर चलने वाला होगा, जिसमें सबकी सहभागिता होगी। तो मुख्य रूप से उन्होंने उस समाजवाद की बात करी, वो साम्यवादी समाजवाद को इनकार कर देते हैं, वो लोकतांत्रिक समाजवाद की अवधारणा को इनकार कर देते हैं और वो गांधीवादी समाजवाद को लेते हैं। क्योंकि गांधीवादी समाजवादी वो ऐसा रास्ता है जिसमें हर व्यक्ति का महत्व है, यानी कि व्यक्ति समाज के लिए और समाज व्यक्ति के लिए जीता है। तो ये एक दूसरी अवधारणा है जिसकी हम बाद में जब हम चर्चा करेंगे, इस विषय को पढ़ेंगे, तो उनकी लोकतंत्र की अवधारणा को भी हम विस्तृत रूप से जानेंगे, उनकी समाजवाद की अवधारणा को भी बहुत विस्तृत रूप से हम जानेंगे। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो समग्र और संपूर्ण क्रांति की बात करने जा रहे हैं। ये देखिए, बिहार में समग्र क्रांति के लिए आह्वान कर रहे हैं युवाओं को। देखिए कितनी जबरदस्त भीड़ है वहां, आपको दिख रहा होगा ये नजारा उस समय का, बिल्कुल ओरिजिनल पिक्चर है ये। तो आप देखिए कि उस समय एक नायक था जिसने आपकी जैसी उम्र के जो युवा थे उनकी आत्मा को जगाया था, जनता की आत्मा को जगाया था। आज भी हमें महसूस होता है, मुझे तो महसूस होता है कि इस तरह से एक लोकनायक की आवश्यकता जो हमारी सुप्त पड़ी आत्मा को जगा सके। अब हम बात करते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी समग्र क्रांति को लेकर उनका अर्थ क्या है, उसके मायने क्या है उनके लिए। ये देखिए, एक समाज है, आप देख रहे हैं इस पिक्चर में एक समाज है जहां सब मिल बैठकर काम कर रहे हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबका सहयोग है। ठीक है, महिलाएं भी उसमें भागीदारी निभा रही हैं, एक सामाजिकता को भी बनाया हुआ है। आप देखिए कितना आदर्श एक संकल्पना हमें समुदाय की दिखाई दे रही है। इसी को जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि व्यक्ति और समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि सभी पक्षों में भावनात्मक परिवर्तन और पुनर्निर्माण की बात ये एक साथ करते हैं। परिवर्तन कैसा कि जब हमारी आत्मा में, जब हमारे मन से हमारी चेतना का विकास होगा तभी असली परिवर्तन है, तभी पुनर्निर्माण हो सकता है। उन्होंने कहा कि समग्र क्रांति व्यक्ति, समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी पक्षों में कैसा परिवर्तन करना चाहती है? भावनात्मक परिवर्तन करना चाहती है। वो आपके जीवन के हर पक्ष को स्पर्श करेगी, वो समाज के हर पक्ष को स्पर्श करेगी। वो कहीं एक
एक तरीके से उठती हुई क्रांति हुई कि समाज में यदि संपूर्ण परिवर्तन लाना है, समाज को एक आदर्श समाज बनाना है जिसमें सब मिलकर रह सकें, इस तरह का खुशहाल जीवन जी सके, वहां पर ये समग्र क्रांति की अवधारणा की आवश्यकता जरूरी है। अब देखिए, हम बात करते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी को इस समग्र क्रांति की अवधारणा की आवश्यकता क्या पड़ गई थी, क्यों आया उनके मन में यह विचार कि हाँ, इस देश को एक समग्र क्रांति की आवश्यकता है और मुझे समग्र क्रांति के लिए लोगों को एकजुट करना है, जनता का आह्वान करना है। ये विचार क्यों आया? देखिए, उस समय ऐसी क्या परिस्थितियां हो गई थी। स्वतंत्रता के बाद जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, हम चाह रहे थे कि एक आदर्श समाज बन जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। उस समय भी राजनीति उसी तरह की थी, आज भी है। कोई खास बदलाव मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम सुप्त पड़े हैं, इसलिए कोई बदलाव नजर नहीं आता, क्योंकि बदलाव एक दिन में नहीं होता, ये निरंतर चलने वाला होता है। स्वतंत्रता के बाद हमने सोचा था कि जनता पर ध्यान दिया जाएगा, जनता के उत्थान पर काम किया जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। स्वतंत्रता के बाद भी जनता असंतुष्ट है। आजादी मिल गई, हम खुशी मना रहे हैं, पर क्या हुआ इस आजादी के बाद? क्या मुझे वो अधिकार मिल गए जिनकी मैं मांग कर रहा था? ठीक है, क्या मुझे अपने जीवन निर्माण के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो मेरी पूरी हो गई? नहीं हुई। और क्या हो गया? आप देखिए, भूख, ये दृश्य है, भूख, गरीबी बढ़ती जा रही है। हमने आशा करी थी कि हम एक खुशहाल देश पे जीवन जिएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। भूख है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी की लाइन जबरदस्त बढ़ी हुई है, महंगाई बढ़ गई है, आम जनता भूखी मर रही है क्योंकि इतनी जबरदस्त महंगाई बढ़ गई है। रिश्वतखोरी की काम करवाना है तो रिश्वत देनी होगी, वहीं से शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि ये चीज हमने ब्रिटिशर्स से सीख ली थी। ब्रिटिशर्स की ब्यूरोक्रेसी में ये चीज थी जो हमारे यहाँ आ गई। हमारे बाबुओं ने, हमारे ब्यूरोक्रेट ने उसमें बदलाव नहीं किया, वही परंपरा। और अब जब देश स्वतंत्र हो गया, जहां जनता पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वहां रिश्वतखोरी, महंगाई, बेरोजगारी, भूख, भूमि को लेकर असमानता, किसी के पास तो इतनी ज्यादा सामंतशाही लोग हैं, उनके पास इतनी भूमि है, कोई बेचारा भूमिहीन है। तो मुख्य रूप से ये जो सारी चीजें थी, उसका प्रमुख कारण ये था कि जो हमारी ये जनता थी ना, इसकी निष्क्रियता थी। उस समय भी यही था, अरे आप प्रश्न क्यों नहीं पूछते, आप सरकार से जवाब क्यों नहीं मांगते, क्योंकि आपने चुना क्यों है उनको, आप शासन क्यों बनाना चाहते हैं, आप अपना मत क्यों दे रहे हैं, ये भी तो जानना जरूरी है। तो मुख्य रूप से जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि ऐसी स्थितियां, ये समस्याएं मौजूद थी, और उसमें इसलिए मौजूद थी कि जनता में निष्क्रियता थी, जनता जागरूक नहीं थी। तो ये जब समस्याएं जयप्रकाश नारायण ने देखी तो उन्हें लगा कि इसमें बदलाव, एक और अफसरशाही राज, ये एक बड़ी समस्या थी। अफसरशाही क्या, ब्यूरोक्रेट बहुत महत्वपूर्ण था। उसने कह दिया, वो हावी था बहुत जबरदस्त। आप ये देखिए, ये जो कह दिया गया वो आपको मानना है, उसी का निर्णय सर्वमान्य है। इस तरह की ब्यूरोक्रेसी पनपने लगी थी। तो और एक समस्या और थी, ये तो समस्याएं थी कि एक तरह का जो वातावरण बन रहा था, वो वातावरण इस तरह का था, अफसरशाही राज हो गया था, कोई सुनने वाला नहीं था, आपकी मनमर्जी चल रही थी। और यदि हम अपनी सरकार के समक्ष यदि कोई मांग भी रखते हैं, तो वो मांग भी इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जो प्रक्रिया है वो इतनी स्लो है, वो इतनी धीमी है कि वहां भी हमारा समाधान नहीं हो सकता। यानी कि संवैधानिक प्रक्रिया से भी जनता की समस्या का समाधान संभव नहीं। क्यों नहीं? आप देखिए कि लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के नागरिक पहले अपना क्या करेंगे, निर्वाचन कर, मतदाता हैं ये अपना मत देंगे, अपने जनप्रतिनिधि चुनेंगे, व्यवस्थापिका का निर्माण होगा, फिर उसमें जो सत्तारूढ़ दल होगा उसे बहुमत प्राप्त होगा। इस तरह से ये सरकार बनने की प्रक्रिया है बेटा। कि आप भी अब युवा हो चुके हो, आप में से बहुत सारे लोग युवा हो चुके हैं और मत देने के योग्य हो चुके हैं, वयस्क हो चुके होंगे, आप 18 साल के हो चुके होंगे, इसलिए आपको ये सब चीजें जानना और जरूरी है, जिससे आप अपने मत का महत्व समझ सके, आप अपने मत का मूल्य समझ सके। तो देखिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के जो नागरिक हैं अपना मत देते हैं, व्यवस्थापिका का निर्माण करते हैं, सत्तारूढ़ बहुमत दल को जब प्राप्त होता है तो मंत्रिमंडल बनता है, मंत्रिमंडल फिर प्रधानमंत्री बनता है, और ये सारी प्रधानमंत्री के पास शक्तियों का केंद्रीकरण हो जाता है, सर्वोपरि प्रधानमंत्री हो जाता है। आज भी हम देख रहे हैं, उस समय भी यही था बच्चों। तो सारी शक्ति किसके पास केंद्रित हो जाती है? प्रधानमंत्री के पास। हम अपना मत दे रहे हैं,
अपने जनप्रतिनिधियों को, और जनप्रतिनिधि व्यवस्थापिका का निर्माण कर रहे हैं। व्यवस्थापिका में भी जिस दल को बहुमत मिला है वो सरकार बनाता है, मंत्रिमंडल बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, और इनके पास ही सारी सत्ता का केंद्रीकरण हो जाता है। और ये संवैधानिक व्यवस्था से ये समाधान हम सोचते हैं कि इस तरह से हो जाएगा कि हम अपने जनप्रतिनिधि, जो हमारे जनप्रतिनिधि हमने इन्हें चुना है, हम अपनी मांगे इनको रखेंगे। तो इतनी लंबी प्रक्रिया है। यहां तक आते आते आप ये देखिए कि जब व्यवस्थापिका में हमारी मांगे जाती है तो बहस होती है, ठीक है, विपक्ष उसका विरोध करता है, फिर हंगामे होते रहते हैं संसद में, फिर वो निरस्त हो जाता है, वो चलता रहता है। वो प्रक्रिया किसी दल ने बहुमत नहीं दिया, संतुष्ट हो गए, वो प्रक्रिया चलती रही, और वे चलते 5 साल बीत जाते हैं, फिर सरकार बदल जाती है, फिर दूसरी सरकार आई, उसके अलग मैनिफेस्टो है, उनके अलग एजेंडे हैं। तो हमारी जो मांग थी, हमने जिस सरकार को, सत्तारूढ़ सरकार को रखी थी, वो मांग तो वहीं खत्म हो, क्योंकि इतनी लंबी प्रक्रिया है, इतनी लंबी प्रक्रिया है कि इसमें हमारी मांगे जो रखते हैं उसका निपटारा, हमारी समस्याओं का निपटारा इस संवैधानिक प्रक्रिया में संभव नहीं हो पाता, क्योंकि ये प्रक्रिया इतनी जटिल है कि तुरंत समाधान नहीं है, तुरंत डिसीजन नहीं है। संसद में रखा जाएगा, वो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से रखा जाएगा, उस पर बहस होगी, उस पर यदि राजनेताओं के हित हैं तो वो फिर भी जल्दी पारित हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। आपकी समस्याओं पर ध्यान क्यों देंगे? क्योंकि आपको तो सिर्फ मुझे शब्द नहीं बोलना चाहिए, पर हाँ, जनता को तो मूर्ख बनाया जाता है बस खाली, क्योंकि हम तो उनके हाथों की कठपुतली बन चुके हैं, क्योंकि हमने सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर दिया। हम इतने जागरूक नागरिक नहीं है। तो कहने का तात्पर्य वो कहते हैं कि संवैधानिक प्रक्रिया के द्वारा भी इसका समाधान नहीं था। जो समस्याएं हम यदि बेरोजगारी की मांग रख रहे हैं या महंगाई की मांग रख रहे हैं, इनका निपटारा आसानी से नहीं हो पा रहा है। तो ये जो सारी जो हमारे समस्याएं हैं समाज में, इस लोकतंत्र में, इसके कारण, इसका परिणाम क्या होने लगा। अब हम ये सोचने लग गए, हमारी प्रवृत्ति, हम कह रहे व्यक्ति नैतिक प्रवृत्ति से नष्ट हो गया। अब वो सोचता है ये क्या सब चीजें, इन सब से मैं कहाँ हूँ, उसे नजर नहीं आ रहा हो व्यक्ति, मैं कहाँ हूँ, मेरी समस्याओं को सुनने वाला कौन है, मेरी समस्याओं का समाधान करने वाला कौन है। मैंने मत दे दिया पर मेरी समस्याओं पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। अब वो सोचता है कि मुझे अपने तरीके से ही रास्ता निकालना पड़ेगा। अब रास्ता कैसा सोचता है कि यदि ऐसा वातावरण है तो इसमें भाई ईमानदारी से तो काम चल नहीं सकता। कहते हैं ना, अरे भाई आज के युग में आप कौन सी ईमानदारी का ढोल पीट रहे हो, पिछड़ जाओगे, इस विकास की दौड़ में पिछड़ जाओगे भाई। आपको भी ये रास्ते, ये हथकंडे अपनाने पड़ेंगे, तभी आप ऊंचाइयों पर पहुंच पाओगे, अन्यथा नहीं पहुंच पाओगे। राजनीति में भी कोई जाता है, अरे ईमानदारी से कोई चल सकता है क्या? संभव ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता दूध का धुला तो, क्योंकि यदि ये वहां पहुंचता है तो दूध का धुला नहीं हो सकता भाई आसानी से, क्योंकि वहां ये भ्रष्टाचार है। तो क्या है कि जब ऐसी प्रवृत्तियां, तो व्यक्ति की जो है नैतिक प्रवृत्ति स्वतः ही नष्ट होने लगती है और वो जुगाड़ करके अनैतिक तरीके से अपने कामों को निकालने लगता है। समाज में शोषण और अन्याय शुरू हो जाता है, क्योंकि अब क्या चाहिए, अब हम अपना काम करवाएंगे तो रिश्वत देंगे। अब मुझे पता है मेरे पास पैसा नहीं है, पर मुझे काम करवाना, मैं कहां तक धक्के खाती रहूंगी। मेरा शोषण और अन्याय होना शुरू हो जाता है, क्योंकि सुनने वाला कोई नहीं है ना, आपकी समस्याओं पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है ना। तो कुछ व्यक्ति, तो अधिकतर व्यक्ति, कुछ नहीं, अधिकतर व्यक्ति फिर गलत रास्ते पर इस्तेमाल करने लग जाते हैं, गलत रास्ते पर जाने लग जाते हैं। यदि बेरोजगारी का समाधान नहीं हो रहा है, सरकार नहीं कर रही है इसका समाधान, तो क्या कोई भूखा मरेगा? अपने पेट भरने के लिए तो फिर दूसरे रास्ते, अनैतिक तरीके अपनाएगा ना, वो लूट खसोट करेगा ना, चैन पुलिंग करेगा ना। क्या करे वो? क्या भूखा मरेगा? क्योंकि सरकार का इन समस्याओं के तरफ, जो मूल समस्या है, वो ध्यान नहीं है सरकार का। तो क्या होने लगा, शोषण और अन्याय और बढ़ने लग गया। हमने जिसकी संकल्पना करी थी, जिस भारत का स्वप्न देखा था, इन समस्याओं का विश्लेषण किया जयप्रकाश नारायण ने। अब वो कह रहे कि इन सब का समाधान कैसे, उन्होंने विचार किया, चिंतन किया कि ये सब समस्या, यदि भारत को एक स्वतंत्र खुशहाल भारत यदि बनाना है, एक अच्छा सच्चा लोकतंत्र भारत में स्थापित करना है, एक सामुदायिक भावना का यदि जन्म होना है, एक नैतिक समाज की स्थापना करनी है, तो हमें क्या करना होगा, इसके लिए चिंतन किया। और वो इस नतीजे पे पहुंचे कि लोगों के आचरण व सोच में परिवर्तन, ये सॉल्यूशन सोचते हैं, समाधान कि क्या होना चाहिए, लोगों के आचरण, सोच में परिवर्तन होना चाहिए। सबसे पहले हमारी सोच में परिवर्तन हो,
जब तक हमारी सोच में परिवर्तन नहीं होगा, जब तक खुले रूप से हम नहीं सोचेंगे, हम क्या है, हमारी आदत पड़ चुकी है, किसी ने जो कह दिया हम उसको ही फॉलो करने लग जाते हैं, यानी कि हम भेड़ बन गए हैं, हम इंसान नहीं है। एक जो कह रहा है उसके पीछे 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 उसका फॉलो करना शुरू। अरे सोचो तो सही कि आप कहां जा रहे हो, ये व्यक्ति ऐसा क्यों कह रहा है, इसमें इसका क्या हित है, मेरा क्या भला है। यानी कि हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले आपकी सोच और आचरण में अनैतिक नहीं, नैतिक रास्ते से हमारे नैतिकताओं को जागृत करने की आवश्यकता है। तो सही हम में नैतिक मूल्य तो है, पर वो मर चुके हैं, सुप्त पड़े हुए हैं, उनको जागृत करने की आवश्यकता। तो यानी कि व्यक्ति की सोच और उसके आचरण में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। और दूसरी चीज, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संस्थाओं में व्यक्ति की भागीदारी व सहमति। सिर्फ भागीदारी नहीं कि बैठ गए हम संस्थाओं में, ग्राम पंचायतों में बैठ गए, पर हम निर्णय प्रक्रिया में तो भाग ही नहीं ले रहे ना। हमारी सहमति कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ना, लगा दिया ना, अंगूठा लगवा दिया गया या हमसे सिग्नेचर ले लिए गए। अब आप क्या सोचते हो, आपके क्या सुझाव हैं, इसको कोई नहीं मान रहा। तो सहमति, आपके सुझाव भी महत्वपूर्ण हो। आपकी भागीदारी जब होगी, जब आप सुझाव देंगे निर्णय प्रक्रिया में, आप भाग लेंगे, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। सबकी भागीदारी तब है जब वो निर्णय प्रक्रिया में भाग ले, डिसीजन मेकिंग में भाग ले, अपने सुझावों को रखे कि क्या रास्ते उनके अनुसार हो सकते हैं, उनके विचार क्या हैं। तब एक लोकतांत्रिक, एक सामाजिक आर्थिक संस्थाओं का विकास हो सकता है। और ये सामाजिक आर्थिक राजनीतिक संस्थाएं वो लोकतांत्रिक तरीके से काम कर सकती हैं। लोकतांत्रिक तरीका ये है कि सबकी भागीदारी, सबकी सहमति। तो ये सबसे बड़ी, ये सबसे मूल समस्या लगती थी जयप्रकाश नारायण को, क्योंकि ये नहीं है, इसीलिए प्रॉब्लम है। इसलिए ये समाधान भी इसी तरीके से हो सकता है कि जनता को जागृत करना, उसकी भागीदारी को बढ़ाना। चलिए, हमने यहां तक अध्ययन किया। इस अध्ययन के बाद हम कुछ अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा, जनता द्वारा लोकनायक की उपाधि किसे दी गई। अभी हम बात कर चुके, स्टार्टिंग में हमने इसको बात करी थी। बताइए जल्दी से बताइए, क्या हो सकता है, महात्मा गांधी को, भीमराव अंबेडकर को, जयप्रकाश को, या इनमें से कोई नहीं। किसे दी गई भाई, मुझे पता है आप आंसर दे देंगे, जयप्रकाश नारायण, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम बात करते हैं। संपूर्ण क्रांति से क्या तात्पर्य है। अभी हमने बात करी है इसकी, क्या तात्पर्य है इसका। क्या व्यक्ति व समाज में परिवर्तन केवल, या सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पक्षों में भावनात्मक परिवर्तन केवल ये, या दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं। मुझे पता है ये भी दे दोगे आप आंसर, क्योंकि आपको पता है, हम पढ़ चुके हैं। यानी कि व्यक्ति समाज में परिवर्तन भी, और उसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पक्षों में, उसकी संस्थाओं में, सब में कैसा परिवर्तन, भावनात्मक परिवर्तन। इसलिए आंसर क्या होगा, दोनों। वेरी गुड। चलिए आगे। जयप्रकाश नारायण को समग्र क्रांति की आवश्यकता थी। क्यों पड़ी आवश्यकता भाई, हम बात कर चुके हैं इसकी। इसमें से, इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है पर बात करनी है हमें। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनता असंतुष्ट थी, ऐसा था क्या। संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा जनता की समस्या का समाधान नहीं हो रहा था, ऐसा था क्या। अफसरशाही राज था, ऐसा था क्या, ये बात करी थी क्या हमने। या संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा जनता की समस्या का समाधान, अरे पहले ही आंसर आ गया। चलिए बात कर चुके हैं, इसलिए क्योंकि संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा जनता की समस्या का समाधान, अरे नहीं हो रहा था ना, तभी तो प्रॉब्लम है, समस्या का समाधान नहीं हो रहा था, इसीलिए तो आंसर क्या आएगा, संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा ही जनता की समस्या का समाधान यदि हो जाता तो फिर किसी और चीज की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अब जयप्रकाश नारायण कहते हैं, यहां तक हमने बात करी कि प्रॉब्लम्स क्या है, ठीक है, इसका समाधान क्या होना चाहिए, इस पर चिंतन कर लिया है उन्होंने। पर अब समाधान तो ये होना चाहिए। अब आप देखिए, आपको भी यदि किसी विषय पर आप काम कर रहे होते हैं तो आपको इसी क्रम से चलना होता है बेटा। यही एक लॉजिकली क्रम है कि पहले प्रॉब्लम्स पे बात की जाती है कि प्रॉब्लम क्या है, ये आई कहां से है और ये आई क्यों है, ठीक है। दूसरी हम बात कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम जो आई है इसका समाधान क्या हो भाई। अब समाधान भी हमने बात कर ली, मोटी मोटी बातें भी कर ली कि समाधान क्या हो, पर इसका तरीका क्या हो, इसको प्रक्रिया में लाना कैसे है, व्यवहार में लाना कैसे है, इस पर भी तो बात महत्वपूर्ण है बच्चों, मित्रों। क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो तरीका है, समग्र क्रांति का जो तरीका है वो क्या होगा। अब देखिए, ये कहते हैं कि संपूर्ण क्रांति का जो तरीका है वो गांधी जी का सत्याग्रह,
यानी कि ये क्या था, सभी वर्ग की भागीदारी। ये तरीका है कि सभी वर्ग, सभी लोग इसमें शामिल होंगे तभी संपूर्ण क्रांति की सार्थकता है, अन्यथा नहीं है। कुछ लोगों के करने से कुछ नहीं होगा भाई, सबको शामिल होना पड़ेगा। जिस तरह से ये सीन है आपका, कब का, ये सविनय विज्ञान आंदोलन का है, साबरमती आश्रम का सीन है, जहां पर महात्मा गांधी जी सबको संबोधित कर रहे हैं और प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि आप सबको हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना, अहिंसा के रास्ते पे चलकर नमक कानून को तोड़ना है। तो ये अहिंसात्मक जो रास्ता है वही रास्ता हमें अपनाना पड़ेगा। हम हिंसा नहीं करेंगे, हिंसा से कुछ नहीं होगा, हिंसा से हम नष्ट होंगे, हमारी नैतिकताएं नष्ट होंगी। इसलिए हिंसा नहीं, अहिंसात्मक तरीका ही सबसे ज्यादा उचित है। और दूसरी चीज, सभी लोग, सभी स्त्री पुरुष, सभी वर्ग के लोग जब तक इसमें शामिल नहीं होंगे तब तक ही समग्र क्रांति की अवधारणा सार्थक नहीं हो सकती। इसलिए अब हम बात करते हैं, यहां तो उन्होंने कहा कि हमें समग्र क्रांति का जो तरीका है वो कौन सा अपनाना पड़ेगा, गांधीवादी तरीका ही हमने काम में लेना, क्योंकि गांधी जी से बहुत प्रभावित थे। ये हम परिचय जब हम पढ़ेंगे, गांधी जी से कब प्रभावित होते हैं, वो क्यों प्रभावित होते हैं, इसकी चर्चा हम वहां पर करेंगे। तो उन्होंने कहा कि समग्र क्रांति को जो लागू करने का तरीका है, इसे व्यवहार में लाने का तरीका है, जो गांधीवादी तरीका है। और गांधी जी ने क्या किया था, अहिंसा का रास्ता अपनाया और सभी को साथ लेकर चले, जन आंदोलन बनाया था। इसलिए समग्र क्रांति को भी जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है। अब समग्र क्रांति का विचार आया कहां से साहब, इस सोच में कहां से आया उनके? देखिए, सबसे पहले विनोबा भावे ने इस समग्र क्रांति के शब्द को गढ़ा था। जब ये चर्चा करते हैं और इनके भी जब वो चिंतन कर रहे होते हैं और जयप्रकाश से बात करते हैं और लोगों से बात करते हैं, तो उनके जेहन में ये था कि ये जो व्यक्ति की जो नैतिकता है जो नष्ट हो रही है, मनुष्य खत्म हो रहा है, मनुष्य की मनुष्यता खत्म हो रही है, इस मनुष्यता को जागृत कैसे करना है, इस मनुष्य को वो आकार देना, वो संपूर्ण मानव बनाना, संपूर्ण इंसान बनाना, इसके लिए एक समग्र क्रांति की आवश्यकता प्रतीत होती है। ये 1960 में किसने, विनोबा भावे ने ये बात कही कि आंदोलन द्वारा नए इंसान को आकार दिया जाएगा, यानी कि ऐसा आंदोलन हो जिसके माध्यम से एक नए इंसान को, नया इंसान क्या, इंसानियत की जो इंसानियत है, इंसानियत को ही जागृत करना है, कि इंसानियत को जागृत करके उसे एक इंसान बनाया जाए। इसका प्रयोग जो करते हैं वो छात्र आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण इसका प्रयोग कर रहे हैं। व्यवहार में जो इसको लेकर आ रहे हैं वो जयप्रकाश नारायण लेकर आ रहे हैं छात्र आंदोलन के समय। ये देखिए, आप बात करते हैं इस विचार के, जब विनोबा भावे ने करा और इन्होंने चिंतन किया बेटा इस विचार का, जब वो चिंतन करते हैं तो इनकी तबीयत खराब थी, राजनीति से ये संन्यास ले चुके थे, पर गुजरात में बिहार के छात्र इन्हें वापस आमंत्रित करते हैं और कहते हैं कि आप आइए हमारे साथ, हमारे आंदोलन को नेतृत्व प्रदान कीजिए। और छात्र उठकर आ रहे थे इन समस्याओं को लेकर, बेरोजगारी है, महंगाई है, जनता की उदासीनता है, सत्ता का ध्यान नहीं है जनता की तरफ, ये जो सारी समस्याएं थी, इसके लिए छात्र आंदोलन के उठे, पर उन्हें कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था। तो उन्होंने जयप्रकाश नारायण को आमंत्रित किया। जयप्रकाश नारायण बिहार में, फिर गुजरात में छात्र आंदोलन का नेतृत्व करते हैं और वहां पहली बार, अभी तक तो क्या है कि लोगों को, छात्रों को एकत्रित करके और जो सामाजिक समस्याएं थी उनको लेकर काम कर रहे थे, पर अब पहली बार वो सत्ता के खिलाफ खड़े होते हैं, सत्ता के भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होते हैं, सत्ता की जो निष्क्रियता है, जनता के प्रति उदासीनता है, उसके खिलाफ खड़े होते हैं। तो पहली बार फिर राजनीति के खिलाफ कहां पर, गुजरात में ये समग्र क्रांति का उद्घोष करते हैं। पर इन्होंने मुख्य रूप से जो उद्घोष किया वो संपूर्ण समग्र रूप में क्रांति का जो प्रयोग किया वो 5 जून 1974 को किया बिहार में छात्र आंदोलन को संबोधित करते हुए समग्र क्रांति की अवधारणा का उद्घोष करते हैं और कहते हैं कि आज भारत को एक समग्र क्रांति की आवश्यकता है और जिसमें सारे पक्ष यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। और समग्र क्रांति ऐसी है जो परिवर्तन और पुनर्निर्माण दोनों को साथ लेकर चलती है। ये उद्घोष वो कब कर रहे हैं, बिहार। और ये बिहार से जो चली आंधी समग्र क्रांति की वो पहुंच जाती है दिल्ली तक।
क्योंकि अब छात्र जुड़ चुके हैं, ये आंदोलन चरम पर चल चुका है। सारे जो छात्र हैं, युवा हैं, वो जयप्रकाश नारायण के साथ हैं। अब राजनीति जो चल रही है, राजनीति में जो भ्रष्टाचार है, रिश्वतखोरी, इसके खिलाफ खड़े होते हैं गुजरात में, फिर बिहार में, और बिहार से चली जो समग्र क्रांति की अवधारणा वो दिल्ली तक आ जाती है। कैसे आ जाती है? आप देखिए, 25 जून 1975 ईस्वी को रामलीला मैदान में दिल्ली में सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन का उद्घोष कर रहे हैं। बिहार में है, ये दिल्ली के रामलीला मैदान में वो इस समग्र क्रांति का उद्घोष करते हैं। क्यों कर रहे हैं? आप देखिए, ये कर रहे हैं, तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी की निरंकुशता के खिलाफ खड़े होते हैं। और अब आप देखिए कि बाद में हम इसकी बात भी करेंगे कि आलोचना भी की जाती है कि जो जयप्रकाश का जो समग्र क्रांति थी वो समाज को का उद्धार की थी, समाज में परिवर्तन करने की थी, पर बाद में उसमें राजनीति शामिल हो जाती, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां बन गई, उठना पड़ा इन्हें, उसके खिलाफ उठना पड़ा। जो भ्रष्टाचार फैल गया था, इंदिरा गांधी को ने जब 71 में सत्ता में आती हैं तो इलाहाबाद जो कोर्ट है, उस इलाहाबाद न्यायालय में इन्हें चुनाव में भ्रष्टाचार का दोषी पाया जाता है और कहा जाता है कि पक्ष ये मांग करता है कि वो इस्तीफा दे दें, वो इस्तीफा नहीं देती। तो आप देखिए, 25 जून 1975 को रामलीला मैदान में वो इंदिरा गांधी से के मांग करते हैं कि वो इस्तीफा दे दें, पर वो ऐसा नहीं चाहती थी। इसलिए 25 जून की रात्रि को ही वो मंत्रिमंडल की बैठक बुलाती हैं और इमरजेंसी लागू करती हैं। राष्ट्रपति को तो पता ही नहीं था, बस सिग्नेचर के लिए उनके पास जाता है और इमरजेंसी लागू कर दी जाती है। बिल्कुल। तो इसके लिए फिर ये खड़े होते हैं और जनता पार्टी का निर्माण होता है। उस समय आप देखिए कि आपके जो बिहार के लोग हैं, चाहे आप लालू प्रसाद यादव हैं, आपके पासवान हैं, नीतीश कुमार, आप सारे के सारे जयप्रकाश नारायण की समग्र क्रांति की इस अभियान से निकले हुए नेता हैं। बिल्कुल। अब इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे कि ये क्या चाहते थे और वो किस राजनीति के रूप में आ गए, एक अलग चर्चा का विषय है। पर मैं यहाँ बस इतनी सी बात करूंगी कि ये सब लोग वहां से निकले हुए। दूसरा, मैं एक आपको बात कर दूं, हम परिष्कार की बात कर रहे हैं, हमारे परिष्कार के राघव सर है, उन्होंने भी जयप्रकाश नारायण के साथ काम किया है। राजस्थान में जब वो आए और राजस्थान में जब स्वयं सेवकों का निर्माण किया, वहां सर भी इस काम को करते हैं। तो जयप्रकाश नारायण के इस अभियान में आपके राघव प्रकाश सर भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी इस काम को किया है। इसलिए उनकी सोच जब तो इतनी ब्रॉड है, इतनी विस्तृत है, जो आपके हित के लिए और आपके कल्याण के लिए, आपको कहना चाहिए अच्छा इंसान बनाने के लिए काम करना चाहते हैं, आपका विकास करना चाहते हैं। तो 25 जून 1975 ईस्वी को रामलीला मैदान दिल्ली में सरकार के विरुद्ध ऐसे हुआ आंदोलन ये चलाते हैं और आप देखिए इमरजेंसी लागू हो जाती है और इमरजेंसी के बाद इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन के बाद फिर इंदिरा गांधी हार जाती हैं और किसका जनता पार्टी की सरकार बनती। 5 दलों से मिलकर ये बन रही है। इसकी चर्चा हम राजनीति की चर्चा है, इसको हम आगे बाद में करेंगे। और मोरारजी देसाई जी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है पहली बार, यानी कि हम कांग्रेस के अलावा कोई दूसरा दल सरकार बनाता है। इससे पहले कांग्रेस का ही राज था। वो सारा जो देन थी वो जयप्रकाश नारायण की थी, जिन्होंने वहां से समग्र क्रांति का उद्घोष किया कि वो चले थे गुजरात से आए बिहार, और बिहार से चली जो आंधी वो दिल्ली तक पहुंच गई और दिल्ली में आकर सत्ता को हिला दिया, क्योंकि वो भ्रष्टाचार निरंकुश सत्ता थी और इसके खिलाफ ये छात्रों को साथ लेकर खड़े हुए और इसमें वो सफल हुए। तो यहां से इस तरह से ये शुरुआत होती है व्यवहारिक रूप से। जो इनकी अवधारणा थी, इनकी जो सोच थी, वो क्या थी समग्र क्रांति की, वो हम बात करते हैं। देखिए, ये कहते हैं, इन्होंने जो सिद्धांत दिया, वो सोच दिया, ये तो हम अभी बात कर रहे थे कैसे समग्र क्रांति का प्रयोग किया, कहां से आई, ये व्यवहारिक रूप से जो उन्होंने लागू किया, इसकी हमने बात करी। इनकी पर समग्र क्रांति की अवधारणा क्या है, इनकी सोच क्या है, उस सिद्धांत पर हम बात कर लेते हैं। ये कहते हैं कि अभी तक की जो क्रांतियां हैं, अभी तक क्रांतियां हुई हैं विश्व स्तर पर। देखिए कौन कौन सी क्रांति हुई है। फ्रांस की क्रांति हुई है, ठीक है, इंग्लैंड की आपकी क्रांति होती है, रशिया की आपकी क्रांति होती है, ये अमेरिका में क्रांति होती है। ये क्रांतियां जो हो रही हैं ये व्यक्ति को अधिकारों को लेकर है, इसके केंद्र में व्यक्ति है, यानी कि व्यक्ति उदारवादी जो क्रांति है, ये उदारवादी क्रांति में कौन है, व्यक्ति केंद्र में है। व्यक्ति के कल्याण के लिए, व्यक्ति को ऊपर उठाने के लिए क्रांति हो रही है और इसने किस पक्ष की उपेक्षा करती, समाज की। और दूसरी जो क्रांति हो रही है, ये साम्यवादी क्रांति हो रही है, वो समाज के लिए हो रही है और ये किसकी अपेक्षा कर रहा है, व्यक्ति की। तो ये जो दोनों क्रांतियां हुई हैं ये अधूरी हैं,
क्योंकि एक व्यक्ति की बात कर रहा है, एक समाज की बात कर रहा है। क्योंकि व्यक्ति और समाज कोई अलग अलग है क्या? दोनों मिलकर, जब दोनों के लिए काम नहीं होगा तब तक एक हम संपूर्ण क्रांति उसे नहीं कह सकते। इसलिए जयप्रकाश नारायण ने क्या किया, इन दोनों क्रांतियों से सीखा कि ये क्यों नहीं सफल हुई, इनके पीछे क्या कारण रहे हैं। इसलिए फिर अब वो अपनी समग्र क्रांति की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। वो बहुत अध्ययन करते हैं, बहुत चिंतन किया, ऐसे ही नहीं दे दी इस अवधारणा को, उन्होंने बहुत अध्ययन किया। इन सारी क्रांतियों को वो पढ़ते हैं, इन सारी क्रांतियों का वो अध्ययन करते हैं कि दिक्कतें क्या है, ये आगे असफल क्यों होती है, पूर्ण रूप से सफल क्यों नहीं हो पाई, इनके पीछे दिक्कतें क्या थी। इन सब चीजों का वो अध्ययन करते हैं और अपनी पुस्तकों में लिखा भी है उन्होंने इस सब बात को। तो वो कहते हैं कि ये अधूरी है, व्यक्ति और समाज दोनों को मिलकर इन दोनों में ही, यानी व्यक्ति और समाज के में संपूर्ण उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता, तभी हम उसे संपूर्ण और समग्र क्रांति कह सकते। अब ये कहते हैं कि ये जो समग्र क्रांति है इसकी रूपरेखा क्या होगी। रूपरेखा मतलब इस समग्र क्रांति को कैसे किया जाएगा और कौन कौन से पक्ष इसके अंतर्गत शामिल होंगे। आप देखिए, संपूर्ण क्रांति उन्होंने कहा लोक शक्ति द्वारा होगी, इसे जन आंदोलन बनाया जाएगा, क्योंकि लोग के द्वारा होगी तभी संभव होगी, राजनीतिकों के द्वारा नहीं, लोगों के द्वारा, आप और मेरे द्वारा। आप जैसे लोग जब जुड़ेंगे, सारा युवा जब इसके साथ जुड़ेगा, तभी एक क्रांति की सफलता संभव है, अन्यथा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए किया क्या जाएगा। सबसे पहले हमने कहा वो चाहते थे कि व्यक्ति की चेतना में परिवर्तन, उसकी चेतना को जागृत करना, आपकी सोच में परिवर्तन करना, क्योंकि आपकी सोच में जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। आज का युवा जा कहां रहा है, आप खुद विचार कीजिए बच्चे, आप जा कहां रहे हैं, आप कैसे विचार करते हैं, आप कैसे सोचते हैं चीजों को लेकर। आपकी सोच संकुचित हो गई है, आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल आपने करना छोड़ दिया है बिल्कुल। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये देखिए, उस समय भी था और अभी भी कोई खास विशेष परिवर्तन नहीं आया है। तो इसलिए कहते हैं व्यक्ति में परिवर्तन करने की आवश्यकता है, व्यक्ति की चेतना को बदलने की आवश्यकता है, यानी कि व्यक्ति में नैतिक मूल्यों को जागृत करने की आवश्यकता है। ये संपूर्ण क्रांति होगी और संपूर्ण यानी व्यक्ति में संपूर्ण परिवर्तन, यानी कि व्यक्ति के सभी पक्षों को आंदोलित करेगी। वो शब्द कहते हैं आंदोलित करेगी, यानी कि हमारे इस व्यक्तित्व में जो विचार है उसके हर पक्ष को वो जागृत करेगी। पहली बात वो कहते हैं आध्यात्मिक क्रांति की, दूसरी बात कहते हैं बौद्धिक और वैचारिक क्रांति की, तीसरी बात करते हैं वो सांस्कृतिक और चौथी बात कर रहे हैं शैक्षिक क्रांति की। इन चारों क्रांतियों से व्यक्ति का निर्माण होगा और समाज, और यहां से आरंभ होगी एक क्रांति। ये आरंभ होगी पहले व्यक्ति का निर्माण, व्यक्ति की सोच में परिवर्तन, व्यक्ति के मूल्यों को जागृत करना। इन क्रांतियों द्वारा संभव होगा। जब व्यक्ति में संपूर्ण परिवर्तन हो जाएगा तब पुनः निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी, वो प्रारंभ होगा और ये समग्र समाज पर जाएगा। इस समग्र समाज में परिवर्तन, कौन कौन से पक्ष उसके, सामाजिक, राजनीतिक, सामाजिक, सभी पक्षों में परिवर्तन किया जाएगा। इस तरह से व्यक्ति और समाज दोनों में परिवर्तन और फिर पुनः निर्माण इसका। इस तरह से वो समग्र क्रांति के 7 आयामों को बता रहे हैं। पहले व्यक्ति का निर्माण और फिर समाज में परिवर्तन, क्योंकि जब परिवर्तन आप समाज में करने की बात करेंगे, व्यक्ति को ही नहीं सुधारा तो वो समाज में परिवर्तन संभव, स्थायी परिवर्तन संभव नहीं है। यदि स्थायी परिवर्तन चाहिए तो हमें पहले व्यक्ति का निर्माण करना पड़ेगा। यहां तक हमने पढ़ा, फिर हम कुछ प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण समग्र क्रांति का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया? बात कर चुके हैं, मुझे पता है आपको आंसर पता है। यदि आप ध्यान से देख रहे हैं तो, ध्यान से सुन रहे हैं तो 25 जून 1975 ईस्वी को दिल्ली में, 5 जून 1974 ईस्वी को बिहार में, गुजरात के छात्र आंदोलन के समय, या 1960 ईस्वी में। 60 में कब आया ये विचार? आपको पता है, विनोबा भावे जी ने दिया इसको। गुजरात छात्र आंदोलन में का प्रयोग किया, पहली बार सत्ता के खिलाफ खड़े हुए, परंतु समग्र क्रांति की अवधारणा का उद्घोष नहीं किया। 25 जून 1975 को दिल्ली में यहां किया पहली बार, सर्वप्रथम। क्योंकि प्रश्न क्या है, संपूर्ण समग्र क्रांति का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया? सर्वप्रथम करने की बात है, इसका प्रयोग करने की बात है। ठीक है, तो प्रयोग कहां कर रहे हैं वो? बिहार के छात्र आंदोलन के में 5 जून 1974 को बिहार में इसका प्रयोग करना है। मुझे पता था आपको इसका आंसर
पता होगा कि आप पढ़ चुके हो, बहुत ध्यान से पढ़ रहे हो। इसलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम बात करते हैं। जयप्रकाश नारायण जी ने समग्र क्रांति के कितने आयाम बताएं? कितने आयामों की चर्चा करी अभी हमने कहा कि व्यक्ति और समाज में दोनों में परिवर्तन करने की बात करते हैं, तो व्यक्ति के लिए 4 और सामाजिक के लिए 3 क्रांतियों की वो बात करते हैं। तो कुल मिला के कितनी हो गई? 6 हुई क्या? 7 हुई। चलिए आगे बात करते हैं। अब इनके थोड़ा सा हम इन जो 7 क्रांतियां हैं इनको थोड़ा सा अच्छे से थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, जिससे हमें समझ में आ जाए, क्योंकि आपके यदि 600 वर्ड में हमें आंसर देना होता है तो इन सबको हमें डिटेल में थोड़ा सा लिखना होता है। देखिए, पहली क्रांति हमने बात करी थी आध्यात्मिक क्रांति, व्यक्ति को लेकर है ना, पहले व्यक्ति की सोच में परिवर्तन को लेकर है, इसलिए जीवन दृष्टि और जीवन जीने के तरीके में परिवर्तन करने की बात करते हैं। कैसे? वो कहते हैं कि एक आध्यात्मिक क्रांति की आवश्यकता है नैतिक मूल्यों को जगाने के लिए। इसके लिए 2 पक्ष हैं बेटा, वो भौतिकता और आध्यात्मिकता के बीच में संतुलन बैठाने की बात करते हैं, क्योंकि भौतिकता अधिक होगी तो भी नैतिकताओं का पतन होने लगता है, क्योंकि बहुत पैसा आ गया तो हमें लालच बढ़ने लग जाता है और हम अनैतिकता की तरफ चलने लग जाते हैं, क्योंकि जितना अमीर व्यक्ति, जितना पैसा उसके पास उतना ही अनैतिक होता है। और यदि इस भौतिकता की कमी हो जाए, यानी कि संपत्ति की कमी हो जाए, भूखे मरने लगे, तब भी हम अनैतिकता की तरफ चलने लग जाते हैं, क्योंकि अब पेट को भरने के लिए तो चोरी करके भी खाना पड़ेगा, क्योंकि भूख एक ऐसी चीज होती है। तो ये दोनों चीजें हमें अनैतिकता की तरफ ले जाती है। इसलिए इसमें आध्यात्मिकता के माध्यम से ही हम एक बैलेंस बना सकते हैं। कैसे बैलेंस बना सकते हैं? कि व्यक्ति की सोच उसकी आध्यात्मिकता से ही परिवर्तित हो सकती है। ये भारतीय अवधारणा है जिसकी हम अभी आगे बात करेंगे कि कैसे, कि यदि हम आध्यात्मिक हैं तो हमें लालच नहीं होगा, ईर्ष्या नहीं होगी, त्याग की भावना हमें होगी। और ये इसलिए उन्होंने कहा कि ये आध्यात्मिकता के द्वारा ही संभव है। धर्म, हम यदि प्राचीन भारतीय संस्कृति की यदि हम बात करते हैं, अभी सांस्कृतिक क्रांति की भी हम बात करेंगे, तो हमने धर्म लाए इसलिए थे जिससे कि हम समाज में एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कर सके। क्योंकि जब हम आध्यात्मिक होने लगते हैं तो हम सोचते हैं मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या किसी का शोषण करना या अन्याय करना, अनित्ता की तरफ चलना? नहीं, वो कहता है भाई मेरी मृत्यु निश्चित है। जब मेरी मृत्यु निश्चित है तो ये जीवन जो है, उस जीवन को मैं कैसे अच्छे कार्यों में लगा सकूं। यदि ये भाव मेरे में जागृत हो गया तो मेरे में आध्यात्मिकता जागृत हो गई। तो इस तरह से व्यक्ति में आध्यात्मिकता, नैतिक मूल्यों को जागृत करने की आवश्यकता है। दूसरी जो क्रांति की बात करते हैं वो वैचारिक क्रांति की बात करते हैं। वो कहते हैं कि ये आध्यात्मिक क्रांति तभी फलीभूत होगी जब बौद्धिक वैचारिक क्रांति होगी। बौद्धिक और वैचारिक क्रांति क्या है? देखिए, यदि आध्यात्मिकता अधिक बढ़ जाती है तो हम अंधविश्वास की तरफ अग्रसर होने लग जाते हैं और उसे ही हम सत्य करने लगे। यदि बुद्धि नहीं है, चेतना, उस तरह की चेतना हम में नहीं है जहां हम सही गलत का अंतर कर सकें, तो हम क्या करेंगे? अंधविश्वासों की तरफ जाने लग जाते हैं। वो आध्यात्मिकता उधर ले जाती है। इसलिए इस आध्यात्मिक जागृति के साथ, नैतिक मूल्यों की जागृति के साथ वैचारिक क्रांति भी आवश्यक है, बौद्धिक और मानसिक परिवर्तन भी आवश्यक है, क्योंकि जिससे हम सही गलत का निर्णय ले सके। एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। देखिए, नैतिकता और विवेकशीलता, ये दोनों चीजों में बैलेंस होने की बात करते हैं। ये देखिए, मैंने आपको नींबू मिर्ची लटका रखे हैं मैंने। अब यहाँ ये नींबू मिर्ची क्यों लटकाए भाई? मैंने, आपने देखा होगा, मैंने इसलिए नींबू मिर्ची लटकाए क्योंकि हम सब देखते हैं इस चीज को। कहाँ देखते हो? आपने देखा होगा, देखा है भाई आपने? हाँ, किसी के दुकानें होंगी तो वो भी लगाते होंगे, और सुबह वो साइकिल पे बेचने वाले भी आते हैं बनाकर, और सब दुकान वाले उसे लेते हैं और अपने गेट के ऊपर लगाते हैं। और हम सोचते हैं कि किस लिए? ये नजर के लिए। मानते हैं कि हमारी भाई दुकान को नजर ना लगे, अच्छी बौनी हो। ये सोच है हमारी कि इसको लटकाने से ऐसा होता है, शुभ होता है। जबकि इसके पीछे हम तार्किक रूप से सोचे तो क्या सोच रही होगी? इसके पीछे यह है कि यदि हम ये लटका देंगे तो कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे दुकान में, या घर के बाहर लटका देंगे तो कीड़े मकोड़े प्रवेश नहीं करेंगे। लॉजिक ये है। तो इस चीज का अंतर समझना कि हम ये चीज जो कर रहे हैं अंधविश्वास के कारण कर रहे हैं या इसके पीछे कोई तर्क है या सोच है, इसमें अंतर होना बहुत जरूरी है। ये सोच हमारे पास होनी जरूरी है। इसलिए वो वैचारिक क्रांति की बात करते हैं और नैतिकता विवेकशीलता के बीच में समन्वय बैठाने की बात करते हैं। नैतिकता का होना मतलब अंधविश्वासी होना नहीं है साहब। नैतिकता का मतलब होता है दूसरों के साथ सहयोग करना, उनके प्रति सौहार्दपूर्ण वातावरण होना,
सबको साथ लेकर चलना, ये आध्यात्मिकता है। इस रूप में ये आध्यात्मिकता है, ठीक है। और विवेकशीलता है मतलब हमारी बौद्धिक जागृति, सही गलत, लॉजिकली सही गलत में अंतर करना हमें आना चाहिए। हर चीज को हमें तार्किक रूप से समझना चाहिए, तार्किक रूप से सोचना चाहिए। तो ये अभाव है, आज भी मुझे महसूस होता है, आज भी आप और आप जैसे छात्रों में, आप जैसे युवाओं में मुझे अभाव महसूस होता है कि वास्तव में हम बौद्धिक आधार पर नहीं सोच रहे होते हैं। तो इसको जागृत करने की आवश्यकता। तीसरी जो क्रांति की बात करते हैं वो भारतीय मूल्यों की पुनर्स्थापना की बात करते हैं। भारतीय मूल्यों की पुनर्स्थापना की बात किस रूप में? अभी हमने आप बात करी आध्यात्मिक क्रांति की। ये आध्यात्मिकता की जो बात है वो भारतीय संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। वो विश्वास करता है किस चीज में? सहिष्णुता में, दूसरों के सम्मान, दूसरों के विचारों को सम्मान करने में विश्वास रखता है, सबको साथ लेने में विश्वास रखता है, त्याग में जीवन को व्यतीत करने की बात करता है, दूसरों के सहयोग की बात करता है। यह हमारी भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति है, जहां जो मानवता की बात करती है, मानवता को यानी कि वसुधैव कुटुंबो की बात करती है। तो भाई संस्कृति जो सारे विश्व के मानवों को एक समझती है, जब सबके विश्व के मानवों को एक समझती है तो इसमें स्वार्थ नहीं हो सकता, इसमें द्वेष नहीं हो सकता, इसमें त्याग की भावना आएगी, इसमें सहयोग की भावना आएगी, इसमें अपनत्व की भावना आएगी, इसमें दूसरों के विचारों को सम्मान की भावना आएगी, सहिष्णुता की भावना आएगी। ये जो भारतीय संस्कृति है इसको पुनः जागृत करने की आवश्यकता है। इन्होंने कहा क्या कि भारतीय मूल्यों की पुनर्स्थापना की, यानी कि हमारी संस्कृति का भारतीयकरण करने की आवश्यकता है। यानी कि हम जिस तरह से भारतीय संस्कृति हम पर हावी हो रही है, जिसके कारण हमारे यहाँ नैतिकता का जो क्षरण हो रहा है, नैतिकता जो नष्ट हो रही है, इसके लिए हमें भारतीयकरण की आवश्यकता प्रतीत होती है। तो तीसरे जो क्रांति की बात करते हैं वो सांस्कृतिक क्रांति की बात करते हैं। और आगे वो व्यक्ति के उत्थान, अभी तक हम व्यक्ति की क्रांतियों की बात कर रहे हैं, व्यक्ति की सोच में परिवर्तन, व्यक्ति के प्रत्येक पक्ष को आंदोलित करने की बात की जा रही है। अब है शैक्षिक क्रांति, सबसे महत्वपूर्ण है। आज भी आपको पता है कि एक नई शिक्षा नीति भारत सरकार ने लागू की है। क्या उस शिक्षा नीति में इन सभी पक्षों पर ध्यान दिया गया कि हमें ये विचार करने की आवश्यकता है। देखिए जयप्रकाश नारायण जिन्होंने जनता पार्टी का निर्माण, आज जो ये भारतीय जनता पार्टी है ये जयप्रकाश नारायण की ही देन है। जिस तरह से हम ये कहते हैं कांग्रेस गांधी थे उसको उठाने वाले, उसको आगे बढ़ाने वाले, पर क्या हुआ? उसी तरह से जयप्रकाश नारायण है इस भारतीय जनता पार्टी को उठाने वाले। परंतु ये थे राजनीति का विषय है। तो शैक्षिक क्रांति की बात करते हैं। शैक्षिक क्रांति में सबसे पहले वो जोर देते हैं व्यक्ति के चरित्र के निर्माण की, श्रम के गौरव की, आत्मनिर्भरता की। ये ऐसे पक्ष हैं बेटा, ये सारे ये शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। जबकि आज के समय में शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है और ये सब जो चीजें हैं वो पीछे होती जा रही। चरित्र निर्माण पहली आवश्यकता है भाई। जब हम भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं तो ये नैतिक मूल्यों का समावेश कैसे हो? क्योंकि यहाँ यदि व्यक्ति चरित्र निर्माण उसका उच्च हो गया, नैतिक मूल्य का जागृत हो गए, तो आप सोचिए जो युवा बनेगा, जो नेता बनेगा वो कैसा बनेगा, फिर समाज का किस तरह से कल्याण हो सकता है, कैसा राजनेता वो बन सकता है। इसलिए शिक्षा के माध्यम से इसकी बात करते हैं। दो तीन बात और करते हैं बेटा। एक तो वो कहते हैं कि डिग्री और यानी डिग्री और नौकरी के में संबंध विच्छेद करने की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि डिग्री के माध्यम से नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति में योग्यता है और यदि वो इंजीनियर नहीं है और वो उस कार्य को कर सकता है, बहुत निपुण है, तो उसे अवसर दिया जाना चाहिए क्योंकि उसके पास वो योग्यता है। तो कहीं उसके अवसरों से वो वंचित ना रह जाए, वो शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहा। शिक्षा सबके लिए जरूरी है, शिक्षा सब ले, पर शिक्षा में सबसे पहले व्यक्ति के निर्माण करने की बात को वो करते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख दिया है उसके चरित्र की बात करते हैं, जो आज हमें कहीं नजर नहीं आता। क्योंकि शिक्षा ही एक माध्यम है। यदि वहां हमने ऐसे इंसान को आकार दे दिया जो चारित्र रूप से सुदृढ़ हो गया, चारित्र रूप से उसका निर्माण हो गया, तो वो इंसान कैसा बनेगा। एक बात और कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो कहते हैं कि जो शिक्षा है वो जीवन है। ये जीवन के अनुभव से जो हम लेते हैं वो शिक्षा है। इसलिए शिक्षा में उस जीवन के अनुभव की उन समस्याओं का समावेश करना चाहिए, चाहे वो उसके जीवन की समस्या है, चाहे उसके राज्य की समस्या हो, चाहे उसके राष्ट्र की समस्या हो। उस समस्याओं का समावेश शिक्षा में जब होगा तो शिक्षा के माध्यम से वो सही गलत पर विचार करना सीखेगा, उन समस्याओं को आत्मसात करना सीखेगा,
उसे बात सही गलत का फर्क करना आएगा। तो ये कहते हैं कि शिक्षा जो है जीवन के रूप में ये निरंतर चलने वाली जो शिक्षा है, इसको हम बांध नहीं सकते, परंतु फिर भी यदि हम शिक्षा को जिस रूप में औपचारिक शिक्षा की बात करते हैं, वहां पर हमें इन सब चीजों पर जोर देना पड़ेगा। चरित्र का निर्माण, श्रम का गौरव, श्रम मानसिक और शारीरिक श्रम में हम भेद करते हैं, उसी की बात यहाँ कर रहे हैं। आत्मनिर्भरता, जब व्यक्ति निकले तो वो आत्मनिर्भर हो। अभी हमारी नई शिक्षा नीति में इस पर जरूर बात की गई है, ये इसको शामिल किया गया है कि यदि हम डिग्री ले रहे हैं तो हम इतने आत्मनिर्भर होकर निकले कि हमें नौकरी मिल जाए, डिग्री लेकर बेरोजगारी की लाइन खड़ी ना हो। इस तरह से वो व्यक्ति में परिवर्तन करने की बात कर रहे हैं। अब है सामाजिक क्रांति। अब समाज की उन्होंने बात करी कि अब ये परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन किस रूप में हो। सबसे महत्वपूर्ण चीज थी सामाजिक परिवर्तन की। वो कहते हैं व्यक्ति समूह के लिए, समूह व्यक्ति के लिए जी। यानी कि आप सामुदायिक भावना के विकास की बात करते हैं। जब व्यक्ति का निर्माण हो गया तो अब व्यक्ति की चेतना में परिवर्तन हो गया तो सामुदायिकता की भावना स्वतः ही आ जाएगी। सामुदायिकता की भावना का मतलब क्या है? समाज के सब लोग मिलकर रहेंगे, कोई वर्ग भेद नहीं होगा। उन्होंने खुद ने इस काम को युवाओं को आह्वान किया और उन्होंने कहा कि आप इस सामाजिक बुराइयों के खिलाफ खड़े हो। युवाओं को खड़ा होना पड़ेगा कि वो दहेज नहीं लेंगे, क्योंकि आज की देखिए शादियां कैसी होती हैं, बड़ा ऐश्वर्य और इस चीज के नाम पर खूब पैसा बहाया जाता है। आप युवाओं को इस चीज का विरोध करना पड़ेगा। आपको अपने पेरेंट्स के खिलाफ भी इस चीज के लिए खड़ा होना पड़े तो वो ये बात भी कहते हैं कि आप खड़े होइए, क्योंकि ये पैसा इस जगह क्यों खर्च करना है। पुरुषों की समानता पर बहुत बात करी उन्होंने कि स्त्री पुरुष दोनों को अपनी जीवन या विवाह का निर्णय लेने का स्वयं का अधिकार होना चाहिए। वो खुद स्वयं के निर्णय खुद लें, स्वयं लें। इसके लिए भी उन्होंने उन युवाओं को जागृत किया। तो कहने का मतलब है वो समाज में भी उस मूलभूत परिवर्तन की बात करते हैं, सामुदायिक भावना के विकास की उन्होंने बात करी कि व्यक्ति समूह व्यक्ति के लिए जिएगा, तब एक सामुदायिकता की भावना का विकास होगा। देखिए मैं एक एग्जाम्पल से आपको कहना चाहती हूँ। हम देखा होगा, मुझे याद है अच्छे से कि हम जब रहते थे गांव में, उस समय आप देखिए कि महिलाएं सब कामों को मिलकर मिलजुल के करती थी। यदि कोई पापड़ या मंगोड़ी बन रही है, आज मेरे पापड़ मंगोड़ी बन रही है तो सारी महिलाएं मेरे यहाँ आके काम करेंगी। मिलकर मेरे घर में पापड़ और मंगोड़ी बनाई जा रही है। दूसरे के घर में यदि आज इसके नंबर की बारी है, अब यहाँ सब मिलकर हम काम करेंगे, हम उनके घर में अब ये काम करेंगे, अचार डालना जा रहा है तो सारी महिलाएं एक घर में, फिर दूसरे घर में, तो मिलकर आप देखिए सहयोग से उस काम को किया जा रहा है। तो इससे एक सामुदायिकता की भावना का विकास है। पर अब ये जो शहरीकरण है और जिस उपभोक्तावादी प्रवृत्ति जो हावी, इसमें धीरे धीरे ये चीजें खत्म होने लगी। ये उसी सामुदायिकता की भावना की बात कर रहे हैं। हम एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति हो, एक दूसरे के साथ मिलकर रहें तो प्रेम और सौहार्द भी बढ़ता है। चलिए आगे हम बात करते हैं आर्थिक क्रांति की। ये बड़ी महत्वपूर्ण है। आर्थिक क्रांति की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हम सुख और आरोग्य के लिए, हम सुखी रह सकें, और आरोग्य मतलब हम स्वस्थ रह सकें, ऐसा समाज हो। और इसके लिए हमें अपने पोषण की आवश्यकता होती है कि मैं एक तो मुझे आराम से रहने को और खाने को जितनी मुझे आवश्यक है वो सब मिले और मुझे पोषण मिल सके जिससे मैं निरोगी रह सकूं। ये दो मुख्य चीज ये बात करते हैं। ये कब संभव होगी? ये पर नहीं हो पा रहा क्योंकि सबको रोजगार और न्यूनतम स्तर की प्राप्ति नहीं हो पा रही। रोजगार और न्यूनतम स्तर की प्राप्ति जब होगी तो हम सुख और आरोग्य के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे। इसके लिए उन्होंने कहा कि हमें क्या करना पड़ेगा। ये क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि भ्रष्टाचार है। इसलिए भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हम लोगों को आगे आना होगा, क्योंकि किसी लोगों के पास पूंजी का बहुत केंद्रीकरण है, कोई बिल्कुल ही वंचित है जिसे खाने के लिए भी नहीं है। ये जो असमानता है, इस असमानता को मिटाने के लिए, ये भ्रष्टाचार के कारण है, इस भ्रष्टाचार और इस असमानता को मिटाने के लिए हमें स्वयं को आगे आना होगा। दूसरी जो चीज है उपभोक्तावादी प्रवृत्ति, जो आज के समय में जबरदस्त है। बिल्कुल हम उस उपभोक्तावाद के पीछे भागे जा रहे हैं कि और पैसा होना चाहिए, पड़ोसी के पास एक गाड़ी आ गई तो मेरे पास भी गाड़ी होनी चाहिए, एक मकान से संतुष्ट नहीं है, 2 मकान चाहिए, वो भी बड़े बड़े मकान चाहिए, और इसके लिए हम अनैतिक रास्तों को अपनाए जा रहे हैं। तो ये जो उपभोक्तावादी अधिक उपभोग की जो प्रवृत्ति है हमें, इसको भी खत्म करने की आवश्यकता है। इसी के कारण कुछ लोग बिल्कुल वंचित हैं और कोई अधिक दोहन कर रहा है।
कोई अधिक उपभोग कर रहा है और उसे फिजूल खर्च और करना है, जो गांधी कह रहे हैं उसी गांधी की बात को इन्होंने भी यहाँ पर लिया है। तो उनका उपभोक्तावाद पर नियंत्रण स्थापित करना होगा। बड़े व छोटे उद्योग को संतुलित रूप से विकसित करना होगा। वो लघु कुटीर उद्योगों की बात करते हैं और बड़े उद्योगों की भी बात करते हैं। बड़े उद्योग सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से होंगे। तो उन्होंने कहा मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात जो जवाहरलाल नेहरू ने लागू भी की थी। तो यहां उन्होंने कहा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था, छोटे बड़े उद्योग दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करना होगा, जब ही विकास हो सकता है। आत्मानुशासन, आत्मानुशासन क्या है? इस उपभोक्तावाद को नियंत्रण करने के लिए आत्मानुशासन की आवश्यकता है। जब उद्योग होंगे तो उद्योग ट्रस्ट की तरह काम करेंगे। ट्रस्ट कैसे होगा कि जो पूंजी है वो उसके नियंत्रण में तो होगी, पर उसमें से उतना ही लेगा जितना आवश्यक है। बाकी सब पर समाज का अधिकार होगा, यानी कि श्रमिक की भागीदारी भी होगी उस उद्योग में, निर्णय प्रक्रिया में उसकी भागीदारी होगी, पारदर्शिता होगी कि कितना उत्पादन हो रहा है, कितनी बिक्री हो रही है, कितना मतलब संपत्ति आ रही है, कितना उसमें खर्च हो रहा है, कितना बच रहा है, उसको कहाँ खर्च किया जा रहा है, ये पारदर्शिता होगी। यानी कि आत्मानुशासन होगा, त्याग की भावना होगी, जो चीज है वो पारदर्शी होगी, तभी हम इस अर्थव्यवस्था का एक संपूर्ण निर्वहन कर पाएंगे। इस तरह से उन्होंने अपने आर्थिक क्रांति की भावना को जन्म देने की बात करी। और आखिरी जो क्रांति है वो राजनीतिक क्रांति, वो लोकतंत्र के समक्ष जो चुनौतियां मानते हैं। लास्ट जो क्रांति करी, हम पहले भी बात कर चुके हैं, लोकतंत्र को लाने की आवश्यकता है। लोकतंत्र क्या है? ये लोकतंत्र एक जीवन प्रक्रिया है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए लोकतंत्र। इसके लिए राजनीतिक रूप से यदि हम लोकतंत्र की बात करें तो उन्होंने कहा कि अभी हमारे लोकतंत्र के समक्ष बहुत सारी चुनौतियां। कौन कौन सी चुनौतियां हैं? स्वतंत्र साहसी प्रेस का अभाव है कि यदि सरकार कोई गलत निर्णय ले रही है या गलत कर रही है तो प्रेस में इतना साहस नहीं है कि वो उसका विरोध कर सके। आज हम देख रहे हैं ना, मीडिया वही बीन बजाता रहता है जो सरकार कह रही है। बिका हुआ है मीडिया। मीडिया उस सच्चाई को सामने नहीं लेकर आता है। मीडिया उस चीज का विश्लेषण करके आपके साथ नहीं लेके आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, सरकार की इसके पीछे क्या मंशा है, जनता पर ध्यान क्यों नहीं है। कहीं जनता को जागरूक करने का काम नहीं कर रहा मीडिया का, जो महत्वपूर्ण काम होना चाहिए। तो ये जो सबसे पहली चुनौती की स्वतंत्र और साहसी प्रेस हमारे यहाँ नहीं है। लोकतांत्रिक समाज विकसित नहीं है, हम विकसित नहीं है, हम जागरूक नहीं है, ये सबसे बड़ी कमजोरी है। हम सक्रिय नहीं है। ठीक है, आज जैसे राजस्थान में हो रहा है, किस तरह की इसकी खरीद फरोख्त चल रही है, षड्यंत्र चला रहा है सरकार को गिराने के लिए, राष्ट्रपति शासन हो लागू होगा या किसी दौर की सरकार बनेगी, हमें कोई मतलब ही नहीं है। हम क्यों नहीं घेराव करते? क्यों उन जनप्रतिनिधियों से नहीं पूछते कि आप दल बदल कैसे कर सकते हो? भाई, हमने तो उस दल के प्रत्याशी के रूप में आप खड़े हुए थे, हमने वहां आपको वोट दिया था। भाई, आपने बिना पूछे हमसे दल बदल कैसे कर लिया? हम हैं, हमने चुना था आपको। ये पूछने वाले हम नहीं हैं। हम जागरूक ही नहीं है कि हम जाके उनसे ये सवाल कर सके, हम उनका घेराव कर सके कि आप ये क्या कर रहे हो भाई, किससे पूछ के आप ये कर रहे हो? आप हमारे जनप्रतिनिधि हो, हमने आपको वोट दिया है। हम तो वोट देके बस निश्चित कर रही है, जो राजनीति कर रही है वो इसीलिए कर पा रही है क्योंकि हम निष्क्रिय हैं, हम जागरूक नहीं है। ये सबसे बड़ी हमारे लोकतंत्र के समक्ष चुनौती है। हम और बहुत सारे लोग हम पढ़े लिखे हैं उसके बाद भी उदासीन है, और जो पढ़े लिखे नहीं है, निष्क्रिय है, वो एक अलग तरह की जागरूकता नहीं है। तो दो तरह की चीज है, पढ़ा लिखा है तो भी वो निष्क्रिय उदासीन है, वो जानता है तो भी वो बोल नहीं रहा। ठीक है, एक वो है जो समझ ही नहीं रहा। तो ये दो तरह की चीजें हमारे लोकतंत्र के समक्ष मौजूद है। तो स्वतंत्र प्रेस नहीं है और समाज विकसित नहीं है। अब वो कहते हैं कि और एक और बहुत बड़ी समस्या है कि जनता और राजनेता के बीच संवाद नहीं है, हम बातचीत नहीं है। कभी भी वोट दे दिया, उस समय आपसे वोट मांगने आएगा, उस समय रामाश्यामा होगी, आपके पैर भी छुए जाएंगे, आपके बहुत आवभगत भी की जाएगी, उस समय आपको बहुत अच्छे से बात की जाएगी, पर जब वो चुन लिया जाएगा उसके बाद आपसे उसका कोई मतलब नहीं होता। तो ये कोई एक ऐसा मंच नहीं है कि जहां हमने जैसे वोट दिया है वो हमारे बीच आए और हम उससे सवाल जवाब करें, हम अपनी बातों को उससे कह सकें कि आपने एक साल में क्या काम किया, आप बताइए, आप ये वादा करके गए थे। तो ये संवाद का मंच नहीं है हमारे पास। अब वो कहते हैं कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यदि सच्ची राजनीति की रचना करनी है तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए, इसके लिए उन्होंने कहा
कि हमें एक जनता सरकार की, ग्राम से राष्ट्र, एक जनता सरकार का निर्माण करना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने एक प्रक्रिया बताते हैं, वो कहते हैं कि अहिंसात्मक तरीके से हम इस रास्ते को, इसकी रणनीति और साधनों की बात करी। वो कहते हैं कि ये सब करने के लिए यदि हमारा लक्ष्य है सच्चे लोकतंत्र को स्थापित करना, समग्र क्रांति को सफल करना, तो समग्र क्रांति की रणनीति की भी वो बात करते हैं बच्चों। रणनीति कैसी हो, उन्होंने खुद ने बात करी कि हम अहिंसात्मक तरीके से क्या करेंगे, हम स्वयं सेवकों का निर्माण करेंगे। स्वयं सेवक पहले काम कौन करेगा, पहले जो सर्वोदय के नेता हैं, जो और लोग हैं जो इस क्रांति के साथ जुड़े हुए हैं, वो स्वयं मिलकर हर गांवों में जा जाके स्वयं सेवकों का निर्माण करेंगे। और स्वयं सेवक क्या करेंगे, जनता को जागरूक करेंगे। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में संघर्ष समितियों का निर्माण किया जाएगा। और ये संघर्ष समितियां क्या करेंगी, सरकार की अनीति के विरुद्ध, सरकार के भ्रष्टाचार के विरुद्ध खड़ी होगी। वो सवाल करेगी, वो धरना देगी, वो जवाब मांगेगी उनसे कि क्या आप, हमने जो वोट दिया उसके लिए आप क्या काम कर रहे हैं, आप अनैतिकता के रास्ते पर क्यों चल रही है, भ्रष्टाचार क्यों है। वो घेराव करेगी, नुक्कड़ नाटक करेगी। सब काम संघर्ष समितियों का होगा। पर यहां सरकार को हम यह सफल कर देते हैं, सरकार को नहीं चलने देते हैं, तो हमें इसका विकल्प भी बनाना होगा। इस विकल्प के लिए सबसे पहले वो ग्राम स्तर पर जनता सरकार के निर्माण की बात करते हैं। जो स्वयं सेवक होंगे वो स्वयं सेवक जा जाके सबका की जनता को जागरूक करेंगे। स्वयं सेवक मिलकर वहां पे जनता की सरकार का निर्माण किया जाएगा। सारे कार्य जो सरकारी तंत्र में है उनको ले लिया जाएगा और ये मिलकर एक मिलजुल कर ऐसे समाज का निर्माण करेंगे। जो आर्थिक जो समस्या आ रही है उनका भी मिलकर निर्माण करेंगे। वो कर नहीं देंगे अब जो आर्थिक जो प्रॉब्लम्स है इनके लिए चंदा इकट्ठा किया जाएगा और चंदा से कोई बाढ़ है या कोई और समस्या उसका भी निपटारा किया जाएगा। और विकल्प के रूप में एक जनता सरकार की स्थापना कर दी जाएगी। बिना दल के प्रतिनिधि को चुन लिया जाएगा, क्योंकि दलहीन लोकतंत्र की बात करते हैं, दलों की बात नहीं करते, जिसकी हम आगे चर्चा आपसे करेंगे। तो इस तरह से जनता सरकार का निर्माण एक विकल्प के रूप में होगा। यहाँ जयप्रकाश नारायण जी एक सिद्धांत देकर नहीं रुके हैं, उन्होंने रणनीति और साधनों की भी बात करी। किस तरह से समग्र क्रांति को है वो स्थापित किया जाएगा, साकार किया जाएगा, क्योंकि वो कहते हैं कि समग्र क्रांति निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। एक बार करने से कुछ नहीं होगा, इसे कंटिन्यूअसली जारी रखा जाएगा। आलोचक ये जरूर कहते हैं जयप्रकाश नारायण के लिए कि समग्र क्रांति समाज के परिवर्तन की क्रांति थी, मुख्य रूप से व्यक्ति के परिवर्तन की क्रांति थी, परंतु इसका बाद में इसका जब वो राजनीति में जुड़ जाते हैं तो उनका केंद्र सिर्फ राजनीति हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी आलोचना उनकी की जाती है, परंतु फिर भी एक समग्र क्रांति एक दिशा दी, जिसे आज भी मुझे लगता है कि समग्र क्रांति की आवश्यकता है। क्योंकि आज भी वही समस्या, जिन समस्याओं की हमने बात करी वही स्थिति है। वो उस समय 70 के दशक में इस बात को कह रहे हैं, तो हम आज 2000 में आकर भी क्या इन सब चीजों से मुक्त हो गए क्या? तो ये जो क्रांति है ये कंटिन्यूअसली चलने वाली क्रांति है और हाँ, आप जैसे लोगों को, हम जैसे लोगों को मिलकर इस चीज में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आपको मैं इसलिए कह रही हूँ बेटा, आप युवा हैं, अब आपको मताधिकार का अधिकार प्राप्त हो गया। अब आप चाहेंगे कि आप ये डिग्री लेके बेरोजगारी की लाइन में खड़े रहें। आज जिस तरह का जो समाज बन रहा है उस समाज को बनने रहने देना चाहते हैं आप अपने आप को विकसित नहीं करना चाहते, आप अपने आप को जागरूक नहीं करना चाहते, एक अच्छा नागरिक नहीं बनाना चाहते। यदि आपको ये सब करना है बच्चों, तो हमें इस समग्र क्रांति की अवधारणा को आत्मसात करना पड़ेगा और हमें जागरूक होना पड़ेगा। यहाँ तक हमने समग्र क्रांति की बात करी, मुझे आशा है आपको पसंद आई होगी और थोड़ा सा आपका दिल और दिमाग थोड़ा सा हिला भी होगा कि हमें इस दिशा में सोचने की आवश्यकता है। चलिए अब बात करते हैं कुछ प्रश्नों के बारे में। ये प्रश्न है हमारे अभ्यास प्रश्न। आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति की पृष्ठभूमि में कौन सी क्रांति फलीभूत होती है? ठीक है, इसकी हम बात करते हैं कि हमने बात करी थी कि आध्यात्मिक और वैचारिक क्रांति की पृष्ठभूमि में इस क्रांति के बाद जब ये दोनों क्रांति हो जाती हैं तो इसके बाद कौन सी क्रांति फलीभूत हो सकती है? सांस्कृतिक क्रांति की बात करी, शैक्षिक क्रांति की बात करी, सामाजिक क्रांति की बात करी, और सभी कौन सी क्रांति की बात करी थी? मुझे आशा है तुम आंसर दे दोगे, सांस्कृतिक क्रांति की। अब जो भारतीय संस्कृति है, भारतीयकरण करने की आवश्यकता है। दूसरा प्रश्न, जयप्रकाश नारायण के अनुसार आर्थिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हमें
असत्य कथन धारणा किसके बारे में? आर्थिक विकास के संदर्भ में जो जयप्रकाश नारायण ने कहा है। क्या है इस संबंध में? कौन सा कथन की बात हम बात कर रहे हैं? देखो, सुख और आरोग्य की बात करिए, लक्ष्य था। सबको न्यूनतम स्तर की गारंटी की बात की है, सभी को रोजगार की बात करिए, या उपभोक्तावाद को बढ़ाने की बात करिए। असत्य कथन को हटना है, बताइए कौन सा होगा? हमें पता है, आपको आंसर पता है, क्योंकि हम सुख और आरोग्य की बात कर चुके हैं, सबको न्यूनतम स्तर की गारंटी की बात कर चुके हैं, सबको रोजगार की बात कर सकते हैं, पर उपभोक्तावाद को सीमित नियंत्रित करने की बात करिए, बढ़ाने की बात नहीं करिए। इसलिए ये कथन असत्य है। जनता को अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी होगी। हमने यहां तक बात करी थी इस प्रश्न की। अब हम जिसकी मैंने चर्चा आपसे करी कि अब हमें क्या होना होगा, समग्र क्रांति को सफल करने के लिए हमें क्या करना होगा कि अब अपनी लड़ाई जनता को स्वयं लड़नी होगी। यहां पर वो कहते हैं कि अपनी लड़ाई हमें क्या करना होगा? स्वयं लड़नी होगी, जनता को स्वयं को आना होगा, क्योंकि समग्र क्रांति की प्रक्रिया और रणनीति की उन्होंने यहां पर बात करी है कि वैधानिक साधन असमर्थ है, जिसकी हमने आगे चर्चा कर ली, परंतु एक साधन वो है अहिंसात्मक शांतिपूर्ण साधन। अहिंसात्मक शांतिपूर्ण साधन के माध्यम से हम समग्र क्रांति की धारणा को सफल बना सकते हैं, क्योंकि हमने बात करी थी कि गांधी के जो अहिंसात्मक साधन है, में जनता को साथ लेने की बात करी थी, उसी साधनों के इस्तेमाल की बात ये जयप्रकाश नारायण भी कह रहे। इसलिए उन्होंने कहा कि साध्य और साधनों की पवित्रता को अपनाना पड़ेगा और जन सहयोग के आधार पर हम समग्र क्रांति की अवधारणा को देंगे। समग्र क्रांति अवधारणा तभी सफल हो सकती है जब हम सब मिलकर जन आंदोलन करेंगे। जयप्रकाश नारायण ये कहते हैं कि जिस तरह से गांधी ने अहिंसात्मक साधनों की बात करी, अहिंसा को अपनाने की बात करी, मैं पूर्णतः गांधी की इस अहिंसा की धारणा से अपनाने में असमर्थ हूं। गांधी जैसी अहिंसा को नहीं अपना सकता मैं, क्योंकि वो में इतना साहस था, वो इतने कहना चाहिए वीर पुरुष थे, उनकी अहिंसा को मैं नहीं अपना सकता। परंतु मुझे इतना साहस नहीं है, परंतु मैं जो अपने साधनों की बात कर रहा हूं वो शांतिपूर्ण साधनों की बात कर रहा हूं, अहिंसात्मक गांधी जैसी अहिंसा की बात नहीं कर, क्योंकि उनमें तो आत्मबल बड़ा स्ट्रांग था, मेरे में इतना साहस नहीं है। मैं अहिंसात्मक शांतिपूर्ण साधनों की बात कर रहा हूं, पूर्णतः गांधी के अहिंसा की बात को अपना नहीं सकता। कार्य पद्धति के रूप में 4 बात करिए, संगठनात्मक स्तर पर, प्रचारात्मक स्तर पर, अहिंसात्मक स्तर पर और रचनात्मक स्तर पर। 4 स्तर पर हमें इस कार्य को करना होगा। पहले हम संगठित होंगे, फिर प्रचार करेंगे, अहिंसात्मक साधनों को अपनाएंगे और रचनात्मक कार्य इसके साथ साथ चलते रहेंगे। अब ये प्रक्रिया क्या होगी? प्रक्रिया में हमने बात करी कि पहले हम लोक समितियों का निर्माण करेंगे। लोक समितियां संघर्ष समितियों का निर्माण करेंगी। क्रांति को मूर्त रूप देने के लिए जनता सरकार की स्थापना की जाएगी। ये लोक समितियां क्या करेंगी? ये लोक समितियां प्रत्येक गांव में आकर जाकर लोगों को जागरूक करेंगी और संघर्ष समितियां कॉलेज यूनिवर्सिटी स्तर पर सारे जो युवा हैं इनसे मिलकर संघर्ष समितियों का निर्माण होगा, जो क्या करेगी? उस भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी होगी, उस राजनीति के खिलाफ खड़ी होगी जो जनता के हित के लिए कार्य नहीं कर रही है, उससे सवाल जवाब करेगी, उनका घेराव करेगी, नुक्कड़ नाटक करेगी। ये सारे के कार्य, यानी कि यदि अनैतिक कार्य कर रही है सरकार, जनता के हित के कार्य नहीं कर रही है, तो उस कार्य प्रणाली को ठप कर देगी। विकल्प के रूप में क्या होगा? जनता सरकार की स्थापना की जाएगी। पहले ग्राम स्तर पर इसका निर्माण किया जाएगा। संघर्ष समितियां, जो लोक समितियां हैं, वो इस कार्य को संभालेंगे और लोक समितियां लोगों को जागरूक करेंगी और जागरूक करके कैसे मत देना है, कैसे जनता सरकार का निर्माण करना, ये प्रक्रिया समझाएगी। फिर जनता सरकार का निर्माण होगा। जनता सरकार सारे कार्य अपने हाथों में ले लेगी, जो भी ब्यूरोक्रेट्स है और जो लोग हैं उन्हें कर नहीं देगी। अब सारे आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रिया जनता सरकार ही इसको का निर्वहन करेगी। मिलजुल कर हम चंदे का निर्माण करेंगे, क्योंकि और कार्यों के लिए हमें चंदे की आवश्यकता पड़ सकती है, पैसे की आवश्यकता पड़ सकती है, तो हम उसके लिए इकट्ठा करेंगे और उस इकट्ठा करके उस पैसों को गांव के विकास के लिए हम काम करेंगे। चाहे और कोई समस्या आ गई है, बाढ़ है या और कोई समस्या आ गई है, तो उसके लिए काम करेंगे, आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए काम करेंगे और एक आदर्श रूप में इस ग्राम को हम स्थापित करेंगे और ये विकल्प बताएंगे कि इस तरह से जनता सरकार का निर्माण हो सकता है। अब इसका परिणाम क्या निकलेगा? ये सब हो जाएगा तो इसका परिणाम ये होगा कि राज शक्ति पर
लोक शक्ति के प्रति उत्तरदायी हो जाएगी साहब, कि यदि वो जनता सरकार बनी है तो ये दिखाया जाएगा वो जनता के लिए कार्य नहीं कर रही है, तो लोग उसे वापस बुला लेंगे। तो यदि लोग उसे वापस बुला लेंगे तो उसे उत्तरदायी बने रहना पड़ेगा कि मुझे कभी भी वापस बुलाया जा सकता है, मैं स्थायी रूप से 5 साल के लिए नहीं बैठा, मुझे जनता के हित के लिए कार्य करना है, मुझे इनके सवालों का जवाब कंटिन्यूअसली देना पड़ेगा। यदि ऐसा जागरूक और जनता सरकार का निर्माण हो जाएगा तो जो लोक शक्ति है वो किसके प्रति उत्तरदायी हो जाएगी, जनता के प्रति, लोक शक्ति के प्रति उत्तरदायी हो जाएगी। और इस तरह से आदर्श समाज सामुदायिक सहयोग के द्वारा एक समाज का निर्माण हो सकता है। तो इस तरह से जयप्रकाश नारायण अपनी समग्र क्रांति को पूर्णता के स्तर तक पहुंचाने की बात करते हैं, यानी कि वो समग्र क्रांति के सिद्धांत को ही नहीं दे रहे, व्यवहार में भी उन्होंने इसको अपनाने की बात करी और व्यवहार में इसे प्रयोग किया। जैसे गांधी प्रयोग करके सिद्ध करते हैं, वैसे ही जयप्रकाश नारायण ने भी इसे प्रयोग करके सिद्ध किया और जनता सरकार के निर्माण के रूप में यह आदर्श प्रस्तुत किया कि हाँ, इस तरह भी दल के बिना भी एक लोकतंत्र का निर्माण किया जा सकता है, सामुदायिक भावना के आधार पर एक राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण किया जा सकता है। यही वास्तव में सच्चा लोकतंत्र होता है, जो जनशक्ति को महत्वपूर्ण मानता है और जो सरकार बनी है वो जन के प्रति उत्तरदायी होती है, तभी एक सच्चा लोकतंत्र स्थापित हो सकता है, अन्यथा नहीं। ठीक है, यहाँ तक हमने बात करी जयप्रकाश नारायण के समग्र क्रांति की। अब कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जिनकी हम चर्चा कर लेते हैं। जयप्रकाश नारायण की समग्र क्रांति के निम्नलिखित में से कौन से साधन है, समग्र क्रांति के निम्नलिखित में से कौन से साधन है, साधनों की उन्होंने जो बात करी अपनाने की। देखिए, अहिंसात्मक शांतिपूर्ण साधनों की बात करी, वैधानिक साधन की बात करी, क्रांतिकारी साधन की बात करी, हिंसात्मक साधन की बात करी। मुझे पता है आप आंसर दे दोगे, हम बात कर चुके हैं कौन से साधनों की बात कर रहे हैं। तो पूर्णतः गांधी के अहिंसात्मक सिद्धांत की बात नहीं कर रहे, इसके लिए वो कह रहे हैं कि अहिंसात्मक और शांतिपूर्ण साधनों की मैं बात करता हूं। दूसरी बात जो है, जयप्रकाश नारायण द्वारा प्रतिपादित समग्र क्रांति के लक्षण हैं। कौन कौन से लक्षण हैं इसको हम देख लेते हैं, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, पता है मुझे, आप आंसर दे दोगे। ये स्वतंत्रता की तुलना में समानता को महत्वपूर्ण मानती है, क्या ऐसा है? इसको नहीं, इसको ज्यादा महत्वपूर्ण मानती है। यह समानता की तुलना में स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण देती है, क्या समानता को ही महत्वपूर्ण देती है, क्या स्वतंत्रता को महत्वपूर्णता देती है? यह वर्ग विशेष द्वारा संपूर्ण समाज के हित में आयोजित क्रांति, क्या ऐसा है? यह आदर्श व्यक्ति आदर्श समाज की व्यवस्था के निर्माण की क्रांति है। कौन सी क्रांति? इसका लक्षण क्या है कि यह आदर्श व्यक्ति व आदर्श समाज की व्यवस्था के निर्माण की क्रांति, क्योंकि व्यक्ति की क्रांति की बात नहीं करी उन्होंने, केवल समाज की क्रांति की बात नहीं करी, दोनों को मिला के बात कर रहे हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि यह आदर्श व्यक्ति व आदर्श समाज व्यवस्था के निर्माण की क्रांति है। नेक्स्ट प्रश्न है अभ्यास प्रश्न, जयप्रकाश नारायण की समग्र क्रांति की अवधारणा के प्रसंग में कौन सा कथन असत्य है? हम पढ़ चुके हैं तो इसलिए आप इसका आंसर आराम से दे सकते हो। समग्र क्रांति का आयोजन संपूर्ण लोक शक्ति द्वारा होगा, क्या ये बात कही थी? समग्र क्रांति के 7 आयामों में उचित तालमेल स्थापित करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व की आवश्यकता होगी, क्या ऐसा है? समग्र क्रांति के लिए एकमात्र अहिंसात्मक साधन ही मान्य होगा, क्या एकमात्र साधन अहिंसात्मक साधन ही मान्य होगा, क्या ये कहा है? समग्र क्रांति की धारणा समाजवादी गांधीवादी चिंतन का सार प्रस्तुत करती है, क्या ये बात है? मुझे पता है आप आंसर दे देंगे। यानी कि समग्र क्रांति की धारणा समाजवादी गांधीवादी चिंतन का सार प्रस्तुत करती है, ऐसा नहीं है। ये भी उन्होंने समग्र क्रांति का आयोजन संपूर्ण लोक शक्ति द्वारा होगा, ये भी बात कही है। समग्र क्रांति के 7 आयामों में उचित तालमेल स्थापित करने की केंद्रीय नेतृत्व की आवश्यकता होगी, ये भी बात कही है। समग्र क्रांति के लिए एकमात्र अहिंसात्मक साधन ही मान्य होगा, क्योंकि अहिंसात्मक साधन को ही महत्वपूर्ण माना है, ये भी बात सही है। परंतु समग्र क्रांति की धारणा समाजवादी गांधीवादी चिंतन का सार है, ये नहीं है, क्योंकि कुछ बातें जेपी नारायण ने भी इसमें जोड़ी थी। अब ये जो कंपटीशन के एग्जाम के प्रश्न थे, इन पर हम बात कर लेते हैं। हम पहले हम प्रश्न को देख चुके थे। सूची व दूसरी सूची के मिलान में दिए गए कूट कीजिए। पहला सूची और दूसरी सूची हमें इससे मिलान करना है। अब देखिए, महात्मा गांधी का कौन सा सिद्धांत था? सर्वोदय, पंचशील, न्यायशीलता, संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण को, कि हमने जयप्रकाश नारायण को पढ़ा है, तो इसलिए जयप्रकाश नारायण ने कौन से सिद्धांत को दिया है? आपको पता है कौन सा सिद्धांत है? संपूर्ण क्रांति। ठीक है, सर्वोदय की हम बात कर चुके हैं। सर्वोदय का सिद्धांत किसने व्यवहार में लागू किया था? विनोबा भावे जी ने किया था।
तो हम यदि 2 को ही देख लेते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ए का 3। महात्मा गांधी ने कौन से सिद्धांत को दिया, न्यायशीलता को दिया। बी है आपका, चौथे का बी जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति के सिद्धांत को दिया। तो हम यदि ये भी देख लेते हैं तो हमारा आंसर ये सही हो जाता है। सी का 2 जवाहरलाल नेहरू का जो सिद्धांत है वो पंचशील का सिद्धांत है। विनोबा भावे का जो सिद्धांत है, जो हमने बात करी थी, विनोबा भावे का सिद्धांत कौन सा है, सर्वोदय का सिद्धांत। तो इन 3 की बात कर चुके हैं, एक की बात नहीं करी, तो अभी हमें इसके कूट मिल जाते हैं, इससे हमारा आंसर सही हो जाता है। यही आगे आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट में आया हुआ जो प्रश्न है, दलविहीन लोकतंत्र के सिद्धांत के समर्थक कौन थे। हमने अभी बात करी कि जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि दल के बिना बात कर रहे हैं ना, कि दल के बिना कैसे लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है, जनता सरकार के माध्यम से उन्होंने बताया। तो कौन बात कर रहे हैं, राम मनोहर लोहिया इसके बारे में बात नहीं कर रहे, जवाहरलाल नेहरू इसके बात नहीं कर रहे, राजेंद्र प्रसाद बात नहीं कर रहे, कौन कर रहे हैं, जयप्रकाश नारायण जी सिद्धांत के बारे में बात करें। आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट 2019 में पूछा गया जो प्रश्न है, सूची फर्स्ट सूची 2 को मिलान कीजिए। इसमें भी यदि हम एक चीज देख लेते हैं तो आंसर हमारा सही हो जाता है कि कौन सा, संपूर्ण क्रांति का उद्घोष कहाँ किया, हम बात कर चुके हैं, बिहार में किया। ठीक है, तो आप ये देखिए कि ए में 4 आ रहा है, ए का 4। ठीक है, अब ए का 4 जब हमने पकड़ लिया, ए का 4 ये भी है, इसलिए हमें दूसरी चीज देखनी पड़ेगी। नवनिर्माण की बात गुजरात में की गई थी, तो ये दूसरे से मिल जाता है। इसी तरह नक्सलवादी आंदोलन पश्चिम बंगाल का है, हम अधिकतर सभी जानते हैं कि जो नक्सलवादी आंदोलन है वो कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का है। इस तरह से हम 3 को भी यदि हम मिला लेते हैं तो हम आंसर को मिला सकते हैं। यहां तक हम इन प्रश्नों की बात कर चुके हैं। तो समग्र क्रांति की अवधारणा को हमने समझा जयप्रकाश नारायण की। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। समझ में ही नहीं आया होगा, कहीं ना कहीं दिमाग और दिल भी थोड़ा सा हिला होगा कि हाँ, हमें इस दिशा में सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि हम विचारकों को सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि हमारे कोर्स में या हमें कंपटीशन एग्जाम देना है। हम भारत के एक नागरिक हैं और एक इंसान हैं, इसलिए उस इंसानियत को समझने के लिए, उन सब चीजों को समझने के लिए, आज की जो समस्याएं हैं हमारे सामने, आर्थिक राजनीतिक समस्याएं, उनको समझने के लिए भी इन विचारकों को समझना जरूरी होता है। जहां तक हमने बात करी, मुझे आशा आपको बहुत समझ में आया होगा। हाँ जी मित्रों, हमारा परिष्कार वर्ड अब आपका भी बन चुका है, तो परिष्कार वर्ड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए, जिससे कि, और इसमें ये बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन अपडेट मिलते रहें समय समय पर। क्योंकि जितने भी हमारे कंपटीशन की दृष्टि से जितने भी लेक्चर्स होते हैं वो समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा, तो आप उसे देख सकेंगे और हमारे जितने भी प्रोग्राम हैं वो आप देख सकेंगे। इसलिए आप अपने इस परिष्कार वर्ड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ना। आपको पसंद आया ना आज जो मैंने पढ़ाया, आपको पसंद आया है, मुझे आशा है आपको पसंद आया है। इसलिए आप अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को, सबको शेयर कीजिए। नमस्ते। सब्सक्राइब करें परिष्कार कॉलेज यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारे सभी वीडियोस, नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।